वालेकुम, बहुत शुक्रिया मेजबान हसनी साहब। भाई आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। मैं अपनी बेगम से कहने के मुझे गिलास पानी तो दे दो, क्योंकि मैंने अपने तौर पे जो कोई भी तैयारी कर सकता था। अच्छा, गूगल पे मैं ज्यादा बिलीव नहीं करता कि उसमें ज्यादातर जो खासतौर पर इन किस्म की चीजों में लोगों ने अपनी तरफ से लिख दिया है। बहुत सी चीजें मैंने देखी गूगल पे, वो ज्यादातर गलत थी और लोग सब अपनी यूट्यूब में डालने के लिए बहुत सी चीजें। तो बहरहाल मैंने जो अपना तजुर्बा अपने बड़ों से जो सुना है, उस बिना पे मैंने कुछ पॉइंट्स अपने तैयार किए हैं। और सबसे पहले मैं आपको एक हिस्ट्री दूंगा पाकिस्तान फिल्म की। उसके बाद मैं अपने तजुर्बे से जो होगा, कुछ लोगों के बारे में जो मेरा तजुर्बा जो है वो उसके बारे में बोलूंगा। और उसके बाद मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि रिकॉर्डिंग थोड़ी देर बंद करेगा, फिर मैं अपने कुछ और मजीद ख्यालात पेश करूंगा। तो मैं शुरू करता हूँ। पाकिस्तान की फिल्मी सनत के सिलसिले में मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले अगर आप इसकी हिस्ट्री की बात करें तो पाकिस्तान बनने से पहले 1928 में ए.आर. कारदार जो थे, उन्होंने पहली फिल्म बनाई थी लाहौर में, हुस्न का डाकू। और उसके साथ साथ एक रूपलाल थे, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी किस्मत का हेर फेर। ये दोनों फिल्में लाहौर में बनी थी। तो इसके बाद आप समझिए कि ये 1928 की बात है। और उस वक्त 1928 से लेकर 46-47 तक वैसे भी जो खामोश फिल्में चलती थी, तो लिहाजा वो हमारा मौजू भी नहीं है। और उससे हम सीधे फिर अपना 1947 में चले जाएंगे, पाकिस्तान जब बना था। पाकिस्तान बनने के बाद सबसे पहले यहाँ पे सज्जाद गुल जो थे, उन्होंने एक स्टूडियो कायम किया, एवेन्यू स्टूडियो लाहौर में। और साथ साथ उनके जेसी आनंद जो थे, उनका नाम था जगदेश सतीश आनंद, उन्होंने भी एवरेडी पिक्चर्स के नाम से एक स्टूडियो कायम किया लाहौर में। 47 में लूटे पिटे लोग आए थे, हालात बड़े हर चीज का खराब थे, नया नया मुल्क बन रहा था, डेवलपमेंट हो रही थी। लिहाजा पहली फिल्म जो बनी है तेरी याद के नाम से 1948 में बनी है, अगस्त में। और उसमें जो थे एक आशा भोसले होती थी और एक नासिर खान जो दिलीप कुमार के भाई थे, और साथ में एक नजर अदाकार थे, और फिर एक जो कॉमेडियन थे, और नजीर एक अदाकार थे। इन लोगों ने खास जो थे, इन्होंने रोल अदा किया। फिर एक आध साल बाद एक फिल्म बनी दो आंसू और जग्गू डागू, इस तरह। तो आप ये समझ लें कि 1947-48 से लेके 1957 तक, क्योंकि अभी वसाइल नहीं थे, हालात ऐसे नहीं थे, तो कभी 10 फिल्म बन गई, कभी 12 बन गई, और ऐसी बन रही थी। अच्छा, इसके साथ साथ उस जमाने में इंडिया से भी फिल्में आ रही थी। इंडिया की जो फिल्म इंडस्ट्री थी वो एक मुस्तहकम फिल्म इंडस्ट्री थी। सबसे बड़ी बॉम्बे की थी, फिर कलकत्ता की थी। तो लिहाजा उसके आगे ये एक नई फिल्म इंडस्ट्री बन रही थी। तो यहाँ पे इतनी फिल्में ना कामयाब नहीं हो रही थी। साथ साथ जब इंडिया की फिल्म आ जाती तो उसके सामने यकीनन उसका मुकाबला बहुत मुश्किल हो जाता था। तो इस तरह से ग्रेजुअली समझ लें कि 1948 से लेके 1957 तक तकरीबन 132-135 फिल्में बनी। और उस जमाने में कुछ फिल्में जो मशहूर हुई, इनमें एक दुपट्टा थी, हरजाई थी, गुलाम, कातिल, तूफान, इख्तिताम, अनोखी में मेरे मामू हीरो थे और शीला रहमानी आई थी। इसी तरह हमीदा एक फिल्म थी, इंतजार थी, इश्क लैला थी, 7 लाख थी, बेदारी, मस्का पॉलिश, कंवारी बेवा, इसमें शमीम आरा की पहली दफा अपीयर हुई थी कंवारी बेवा में, उसमें मेरे मामू हीरो थे अयास के नाम से। इसी तरह मंडी थी, नौकर, पाटे खान, ये सारी फिल्में जो थी ये इस जमाने में 48 से 57 तक समझिए ये फिल्में थी। मैंने इनको 2-3 सेक्शन में कर दिया ताकि बात बहुत तवील ना हो जाए। उस जमाने में जो फिल्मों में ज्यादातर लोग आए थे, उनमें संतोष की फैमिली थी। संतोष की एक बड़ी फैमिली थी जिनमें इनके घर से 7 लोग फिल्मों में आते थे। संतोष कुमार खुद थे, उनकी बेगम सबिया खानम थी, उनके साथ नैया सुल्ताना, उनके भाई दर्पण जिनका नाम इशरत नाम था, और उनकी बेगम नैया सुल्ताना। इसके साथ उनके एक भाई सुलेमान जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, और उनकी बेगम जो एक डांसर थी, पन्ना। उसके अलावा उनके एक भाई मंसूर होते थे
जो चंद फिल्मों में आए। तो इस तरह 7 जो थे उस फैमिली में, उस फैमिली का फिल्मों का हिस्सा थे। उसी जमाने में लाहौर में भट्टी बरादरान भी थे जो फिल्मों में आए, और उन्होंने भी एक काफी अरसे तक फिल्मों पे राज किया, जिसमें इनायत हुसैन भट्टी, उनके भाई किफायत हुसैन भट्टी जो कैफी के नाम से मशहूर है, फिर उनके बेटे वगैरह ये टीवी पे आते थे। अब अब्बास करके कुछ है, मैं नाम भी भूल गया, बहुत मशहूर अदाकार है उनके। उनकी भी 2-3 जनरेशन फिल्मों में आती रही। इसके अलावा तीसरी फैमिली जो थी वो मुनव्वर ज़रीफ की फैमिली थी। उनके बड़े भाई ज़रीफ पहले आए, मुनव्वर ज़रीफ आए, इनके 3-4 भाई आए, इनके बेटे आए। लेकिन इस फैमिली के साथ बैठना की हुई कि इनकी उम्रें ज्यादा नहीं थी। ये मोस्टली अपने पीक पे थे और 36, 38, 40 साल की उम्र में मोस्टली ज्यादातर लोगों की डेथ हो गई। तो ये एक पहला समझे एक दौर था पाकिस्तान बनने के बाद। 1948 से जो फिल्म आई तो 1957 था। इसके बाद मैं लूंगा 57 से लेके 61 तक। उस जमाने में थोड़ा सा फिल्में बेहतर होनी शुरू हुई, 20-30 फिल्में बनने लगी। उस जमाने में फिल्मों में सहेली बहुत मशहूर हुई, जिसका एक गाना है हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। इसी तरह एक हम सफर फिल्म थी जिसका गाना बड़ा मशहूर हुआ था, जिंदगी में एक पल चैन ना आए। इसी तरीके से गुलबकावली, आदमी, अनारकली बहुत मशहूर हुई। मुमताज, गुलशन, जागो हुआ सवेरा पहली फिल्म थी जो ढाका में बनी उर्दू जबान में। और इसके अलावा कोयल बड़ी मशहूर हुई। नूरजहां उस जमाने में काफी वो थी। असलम परवेज हीरो आते थे, बहुत पैसे वाले थे, प्रिंस के नाम से पुकारे जाते थे वो। और फिर गालिब, गुलफाम और इसी तरह काफी फिल्में आई। तो उस जमाने में इन फैमिलीज के अलावा संतोष की, और इसके अलावा सुधीर आए, अलाउद्दीन आए, लहरी आए कमारी बेवा से, मेरे मामू आए यास के नाम से, और मुसरत नजीर, नूरजहां तो आई रही थी, असलम परवेज, इस तरह काफी अदाकार आए। 61 के आखिर में वहीद मुराद जो सबसे टॉप के अदाकार थे, वो इंसान बदलता है के नाम से उन्होंने एक फिल्म प्रोड्यूस की, क्योंकि उनके वालिद भी फिल्म के प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर थे, निसार मुराद। तो इनकी इस तरह पहली दफा आए एज ए प्रोड्यूसर, लेकिन हीरो के साथ फिल्म। अब मैं चलूंगा इसके बाद अच्छा, अदाकारों के अलावा फिल्मों का मेयार के बारे में मैं बाद में बात करता हूँ। अब मैं चलता हूँ अपना 61 के बाद 62 से लेके 80 तक। अच्छा, इसी जमाने में इलियास रशीदी साहब थे, जिन्होंने इंडिया से वो एक अखबार निकालते थे गजट कोई, तो उन्होंने आके कराची में आके एक फिल्मी रिसालत निगार के नाम से निकाला, और फिर उन्होंने 1958 में निगार अवार्ड भी स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से ग्रेजुअली क्या कहते हैं फिल्में आगे बढ़ने लगी। इसी जमाने और फिर ईस्टर्न फिल्म स्टूडियो जो था कराची में, उनके जो मालिक थे उन्होंने भी ईस्टर्न के नाम से कोई एक फिल्मी मैगजीन निकाला। तो ग्रेजुअली हमारी फिल्मी सनत आगे बढ़ती चलेगी। उस जमाने में जो लाहौर में मशहूर जो स्टूडियो थे, वो उनमें शानू था जो नूरजहां उनके मियाँ शौकत हुसैन रिजवी का था, जो समझिए पायनियर में से थे। और उसके अलावा बारी स्टूडियो, एवेन्यू स्टूडियो, शबाब स्टूडियो, ये सब मुल्तान रोड पे थे। कराची में जो स्टूडियो था वो एक इंडिया से मुनव्वर चाचा करके आए थे। तो 50s के अर्लीज में कोई किसी जगह पे कोई यूरोप की किसी जगह की कोई वो आई हुई थी नुमाइश, तो उनको वहां से कुछ चीजें मिल गई। तो उन्होंने, जो कराची से वाकिफ हैं, गार्डन ईस्ट में एक हुसैन सिल्वर टाउन के फ्लैट्स हैं, बहुत बड़ी बिल्डिंग, तो वहां उन्होंने एक बगैर छत के एक स्टूडियो सा बना दिया। लेकिन वो फिर थोड़ा सा नहीं चला तो वो भी बंद हो गया। जब मेरे मामू फिल्मों में आ रहे थे तो उन्होंने मेरे अब्बा को एडवाइस किया कि आपको इतना पैसा है तो आप फिल्म क्यों नहीं बनाते। तो फिर मेरे अब्बा मिड 50s में दूसरी दफा न्यूयॉर्क आए, और यहाँ से पूरी फिल्म के इक्विपमेंट और लेबोरेटरीज वगैरह लेके उन्होंने कराची में बाकायदा पहला फिल्म स्टूडियो खैसर फिल्म स्टूडियो के नाम से बनाया। अच्छा, वो कारोबारी आदमी थे, उस जमाने चालाकियां कम थी, उन्होंने अपने सारे पैसे लगा दिए, और इस तरह तकरीबन उस जमाने में 5 लाख का एक स्टूडियो बना। इसी जमाने में जब ये ईस्टर्न फिल्म स्टूडियो वाले जो हारून थे, हमीद हारून, उनका अखबार निकलता था, इनका सियासत में भी अमल दखल था।
तो कोलंबो की कोई उनसे कोई एग्रीमेंट हुआ, उनकी कोई इस तरह की फिल्म की मशीनरी आई, तो उन्होंने अपने असर रसूख इस्तेमाल करके पूरा स्टूडियो वो जो थी मशीनरी वगैरह मुफ्त में ले ली, और उनके पास भी साइट में एक जगह थी, तो वहां उन्होंने स्टूडियो बना लिया। तो इस तरह ये लाहौर में और कराची में इस तरह के ये स्टूडियो थे। और फिर ढाका में भी एक दो स्टूडियो थे, जहां पे ढाका में भी बंगाली और उर्दू फिल्में बनने लगी। इसके साथ साथ फिर और मैगजीन निकले, एक लाहौर से मुसव्विर करके निकला, मुमताज निकला, शमा निकला कराची और लाहौर से। मेरे सुसन ने निकाला शो बिजनेस, जिसमें तारिक अजीज साथ में थे। फिर उन्होंने एक टीवी टेम्पो निकाला जिसमें सलीम नासिर थे, और इसके अलावा भी बेशुमार रिसाले निकलते चले गए। और फिल्म इंडस्ट्री जो है अब फिर ग्रेजुअली ऊपर जाने लगी। और पता नहीं, मैंने आपको बताया कि फिर ये फिल्म इंडस्ट्री जो है, ये समझ लें कि दुनिया की चौथी फिल्म इंडस्ट्री में आ गई थी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री, इस तेजी से आगे बढ़ रही थी। इसके बाद दौर आता है 50 मैंने कहां तक पहुंचा था, सॉरी, यहाँ 62 से 80 का दौर आता है। 62 से 80 के दौर में जो फिल्में थी फिर आगे बढ़ी, तो उस जमाने में एक फिल्म बनी चिराग जलता रहा। अच्छा, उस जमाने में जो फिल्में बनती थी उसकी खास बात यह कि जितने फिल्म बनाने वाले थे, जितने डायरेक्टर्स थे, प्रोड्यूसर थे, या जो भी थे, वो सब पढ़े लिखे थे। मोस्टली जो इंडिया से भी जो आए थे, और जो लोकल कम थे, लेकिन ज्यादातर बॉम्बे से आए थे, तो वो पढ़े लिखे भी थे, उनको तजुर्बा भी था। तो इन्हीं के दरमियान में एक फजल करीम फजली होते थे, जो बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट थे। उन्होंने एक फिल्म बनाई चिराग जलता रहा 1962 में। उस फिल्म में इसकी फिल्म की खास बात यह है कि जब इसका इफ्तिताह हुआ निशात सिनेमा कराची में, तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने किया। और इस फिल्म में मोहम्मद अली, जेबा, दीबा और कमाल ईरानी पहली दफा फिल्म में जलवा गए हुए। गो के मोहम्मद अली जो थे वो एक निगेटिव रोल में थे। उसके साथ साथ वहीद मुराद जो थे, वो फिल्म में जो बना रहे थे, तो उस ज्यादातर जेबा को, दर्पण को लेते थे, लेकिन दर्पण क्योंकि बहुत एक हसीन आदमी थे, यूजुअली लेट आते थे, तो उन्होंने क्या कहते हैं काफी थोड़ी सी उनसे परेशानी है। तो उस पे जेबा ने वहीद मुराद को एडवाइस किया कि भाई आप खुद फिल्मों में आए। तो उसने कहा ठीक है, मैं आऊंगा, अगर आप मेरे साथ हीरोइन आएंगे। तो उसने कहा ठीक है। तो बहरहाल उससे पहले वहीद मुराद एक दो फिल्मों में, एक औलाद थी, एस एम यूसुफ साहब थे, उनकी फिल्में, एस एम यूसुफ भी इंडिया से आए थे, उनकी फिल्में, और एक दामन करके फिल्म थी संतोष कुमार और सबिया की, तो उसमें ये साइड रोल में आए, और नीलो भी थी इसके अंदर। तो इस तरह वहीद मुराद दो तीन फिल्मों में आए, और उसके बाद उन्होंने 1964 में हीरा पत्थर बनाई। हीरा पत्थर वहीद मुराद के जो थे वो कराची में मैरी क्लास स्कूल के पढ़े हुए। तो हीरा पत्थर जो थी, तो जब बनाई, तो उसी जमाने में मैरी क्लास के उनके एक दोस्त थे परवेज मलिक, वो कैलिफोर्निया से अब फिल्म की ट्रेनिंग लेके नए नए कराची पहुंचे थे। तो उनसे वहीद मुराद ने जिक्र किया, तो उन्होंने कहा ठीक है फिल्म बनाते हैं। तो एक फिल्म जो हीरा पत्थर बनी, तो उसमें सारे मोस्टली लोग नए थे। एक सुहेल राना करके आए, मूसीखा थे उसमें, परवेज मलिक थे, उसके नगमे जो दिखे वो एक मसूर अनवर ने दिखे, अहमद रुश्दी आ चुके थे 57 58 में, उनसे गाने गंवाए, जेबा को हीरोइन लिया, माला एक हीरो वो थी गुलकारा, उनको लिया। इस तरह करके हीरा पहली फिल्म बनी जो बहुत कामयाब गई। इस फिल्म की कामयाबी के बाद फिल्म का एक ट्रेंड बढ़ा, एक आगे बढ़ती चली गई। उसके बाद 64 के बाद 65 में इसी तरह फिल्म आ रही थी। तो 1966 में आंख का दरिया करके एक मोहम्मद अली की बहुत ही मशहूर फिल्म आई, इसी तरह बदनाम करके फिल्म बहुत मशहूर हुई। और फिर अरमान वहीद मुराद ने बनाई इसी ग्रुप के साथ, जो पहली प्लेटिनम जुबली फिल्म बनी। अच्छा, वहां पे ये था कि फिल्में जो जो 25 हफ्ते से कम चलते थे, वो कहते थे उस फिल्म ने कारोबार नहीं किया। जो फिल्में 25 हफ्ते चल जाई तो उस चल जाती थी, तो उसको सिल्वर जुबली कहते थे। और 50 हफ्ते चल जाए तो गोल्डन जुबली, 75 चल जाए तो प्लेटिनम, और 100 चल जाए तो डायमंड जुबली। तो ये पहली फिल्म थी जो 1964 में अरमान
जो 75 वीक चली और बहुत ही सीधी सादी फिल्म। कोई इसमें बड़े हीरोइन का कोई मेकअप नहीं, लेकिन बहुत ही जानदार अदाकारी। और इसमें पहली दफा एक गाना कोका कोरीना गाया गया जो पहला पॉप सॉन्ग बन गया पाकिस्तान का, जो उस जमाने का मकबूल तरीन गाना। और भी गाने मशहूर हुए, उस फिल्म को बे इंतहा अवार्ड मिले। उसके बाद 67 में एक फिल्म आई चकोरी, जिसमें नए हीरो नदीम आए, जिनका असल नाम नजीर बेग था। वो फिल्म भी इसी तरह 75 वीक चली। और इसके अलावा ईस्ट पाकिस्तान में एक फिल्म दर्शन बनी रहमान और शबनम की, जिसके बहुत ही खूबसूरत गाने और बहुत ही, क्योंकि वैसे भी जो बंगाल एक बहुत ही पुरसुकून जगह और बहुत अच्छी उनकी टोन वगैरह, तो बहुत अच्छी फिल्मों में रही। फिर इसी तरह एक फिल्म दोराहा थी वहीद मात की। उसके बाद 67 68 अंदलीब आई वहीद मात की। दिया तूफान करके एक रंगीला आ गए थे साइड हीरो वो फिल्मों में, उन्होंने एक फिल्म दिया तूफान बना दी, वो बड़ी मशहूर हुई, उसमें उन्होंने गाना भी गाया। फिर एक जैदी साहब थे, उन्होंने फिल्म बनाई सालगिरह, जिसमें तारिक अजीज को उन्होंने दिया। इंसानियत बनाई, उसमें भी तारिक अजीज को लिया। फिर 70 वगैरह में अंजुमन एक बनी वहीद की, बहुत कामयाब गई। फिर उसके बाद कुछ ट्रेंड आया कि दो दो हीरो थे। एक शहजाद साहब थे, उन्होंने बाजी करके बनाई, जिसमें मोहम्मद अली और मोहम्मद अली और नदीम को लिया और साथ में निस्सो को ले लिया, एक नई हीरोइन जो बहुत कामयाब रही। उसी जमाने में शबाब करानवी ने एक इंसान और आदमी बनाई। गो के वो फिल्म इंडियन फिल्म का वो थी, कॉपी थी, लेकिन वो फिल्म बहुत ही कामयाब गई। और उसके बाद फिर रंगीला ने फिल्में बनानी शुरू कर दी 71 में। 71 में आंसू करके एक फिल्म आई, जिसमें एक नया अदाकार शाहिदा है, जो बहुत टॉप पे गए, बहुत ही अच्छे स्मार्ट आदमी। और इसी दरमियान एक 71 में फिल्म बनी दोस्ती, जिसमें शबनम अदाकारा थी, और उनके गानों की वजह से उनकी एक्टिंग और दूसरे अदाकार थे, तो वो फिल्म 100 हफ्ते से ज्यादा चली, जो पहली पाकिस्तान की डायमंड जुबली फिल्म बन गई। इसके अलावा फिर नदीम की इंसाफ व कानून और तहजीब वगैरह शाहिद की आई। 1972 में एक वहीद मात के ड्राइवर थे बदरे मुनीर, वो पीछे पड़ जाते थे, तो उनको एक फिल्म में ले लिया गया एज ए हीरो, जहां बर्फ गिरती है। इस तरह वो आ गए। फिर उन्होंने पश्तो फिल्मों में काम करने शुरू कर दिया। उम्र जान अदा बनी। फिर 73 में 1973 में रंगीला और मुनव्वर जरीफ करके फिल्मों में एक नए ट्रेंड चला कि जो कॉमेडियन है वही हीरो बन के हंसा भी रहा है और हीरो बन रहा है। तो वो रंगीला और मुनव्वर जरीफ में रंगीला और मुनव्वर जरीफ है। और उसके बाद फिर नौकर वोटीला करके मुनव्वर जरीफ ने बनाई। फिर दिल लगी करके जो आदि मत कुछ कुछ कॉमेडी और कुछ ट्रेजिडी करके नदीम की बहुत ही कामयाब फिल्मों में आई। इसके बाद 75 में एक अदाकार गुलाम मोहिद्दीन करके मेरा नाम मोहब्बत बनाई। और फिर उस पर एक ट्रेंड चला कि एक के बजाय दो दो तीन तीन हीरो आए। तो फिर जब जब फूल खिले फूल मेरे गुलशन का। और उसके बाद फिर 79-80 में एक ट्रेंड चल गया कि जी मौला जट करके एक पंजाबी फिल्म आई, जिसमें एक अदाकार जो काफी अच्छे से साइड हीरो आ रहा था, सुल्तान भाई, उन्होंने फिल्म में अदाकारी शुरू की और फिर बाद में वो हीरो आने लगे। मौला जट के बाद फिल्मों का ट्रेंड बदला और उसके बाद फिर ग्रेजुअली जवाल आता चला गया। तो समझिए कि 1979 1980 के बाद फिल्मों में हल्के हल्के जवाल आ गया। फिल्मों में जवाल आने के दो चार वजूहत हैं। पहली चीज ये हो गई कि 1977 में ज़िया-उल हक साहब आ गए, तो उन्होंने वो क्योंकि कुछ मेरी तरह थे कि मजहबी भी थे और फिल्में कोई पसंद करते थे, शत्रुघ्न सोना उनके आ रहा है, सब कुछ फिल्मों के लोग आ भी रहे और पसंद भी नहीं थी, तो उन्होंने सेंसरशिप सख्त कर दी। रजिस्ट्रेशन जो था वो क्या कहते हैं लगा दिया फिल्मों पे, या टैक्स लगा दिया, ये सब हुआ। साथ में अफवान वॉर शुरू हो गई। तो जब फिल्मों पे इतनी सख्ती लगी तो वहां फिर फिल्में जो है रीजनली बनने लगी और ग्रेजुअली फिल्में कम होती चली गई। और फिल्मों में अच्छाई आने के बाद बुराई आ गई, वायलेंस आ गया और वल्गैरिटी आ गई। साथ साथ वीसीआर आ गया, तो चरबा फिल्में बनने लगी। लोग फिल्में काबुल जाते, वहां से फिल्में देख के आते, उसकी कॉपी बनाते, तो लिहाजा फिल्मों का डिक्लाइन शुरू हो गया। उसके बाद 1980 के बाद समझिए कि 1980 से लेके 2000 तक फिल्में कम होती चली गई, फिल्में गिरती चली गई म्यार। और सिर्फ ये कि वो गंडासा और एक वो म्यार हो गया कि एक आदमी फैमिली के साथ फिल्म नहीं देख सकता था, लिहाजा सिनेमा टूटने लगे, लोग बेरोजगार हो गए।
और उसके बाद क्या कहते हैं तकरीबन फिल्म इंडस्ट्री 20 साल के लिए बिल्कुल बैठ गई। उसके बाद 2001 में ग्रेजुअली फिर हल करके फिर फिल्में बनना शुरू हुई और इस दफा वो कराची के बजाय लाहौर की तरफ, लाहौर के बजाय कराची मूव हो गई। तो हल करके 2001 से लेके 2010 तक फिल्में दोबारा बनी। अब उसमें यह कि बिल्कुल पहले से मुख्तलिफ बनी, आजकल के हालात के हिसाब से बनी। और फिर 2010 से लेके 2020 तक बिल्कुल फिल्में ग्रेजुअली ऊपर जाते जा रही हैं और फिल्म जो है अब लाहौर से कराची मूव हो। इन सारी बातों में मैं कुछ चीजें ऐड करूंगा फिल्मों के बारे में। जैसे 1964 में पाकिस्तान की पहली फिल्म कलर फिल्म बनी संगम, वो बनी ढाका में। और पहली जो सिल्वर जुबली फिल्म थी 1950 में बनी, वो थी दो आंसू। और 1954 में जो गोल्डन जुबली फिल्म बनी, जो फिल्म जिसने गोल्डन जुबली की, वो सस्सी थी। और अरमान, जैसे मैंने बताया, 1966 में। और 1977 में दोस्ती डायमंड जुबली, जिसने 100 हफ्ते की है। और सबसे ज्यादा फिल्म जो चली पाकिस्तानी फिल्मों में 1977 की स्काला सिनेमा है कराची सदर में, वो चली तकरीबन 400 हफ्ते चली। इस फिल्म में नदीम और शबनम थे। हालांकि फिल्म की कहानी कोई ऐसी नहीं थी, लेकिन बस उसके गाने और एक पिक्चराइजेशन वो बहुत लोगों को पसंद आई। तो वो फिल्म जो है 400 हफ्ते तक चलती रही। और जैसे मैंने आपको बताया कि जी सबसे पहला जो पॉप गाना अहमद रुश्दी ने गाया, और वो गाना जो था कोकोरीना अरमान में था। 1949 में सबसे पहले पंजाबी फिल्म जो बनी है वो फेरे बनी है पाकिस्तान में। और 1956 में उमर मारवी बनी। 1956 में ही मुख महोश करके एक बंगाली फिल्म बनी। और 1970 में पहली पश्तो फिल्म बनी यूसुफ खान शेरबानो। और 1976 में हुमालो माँ गंज करके एक बलोची फिल्म बनी, लेकिन बलोचियों ने हंगामा किया और वो फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया। इसी तरह फिर एक 1970 में एक माँ ते माँ गुजराती फिल्म भी बनी। और 1976 में ही बियॉन्ड द लास्ट माउंटेन एक इंग्लिश फिल्म बनी जो जावेद जब्बार ने बनाई। उन्होंने उसका एक मुसाफिर करके उर्दू में भी बनाई थी, लेकिन वो ज्यादा नहीं चली, लेकिन इंग्लिश का लोगों ने ज्यादा पसंद किया। फिल्मों में 1973 में भुट्टो साहब ने नए ब्रेक करके बनाई, जिसमें उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट के सरपरस्ती में फिल्में बनेंगी, लेकिन वो उनकी पॉलिसी जो थी वो कामयाब नहीं हुई। लाहौर में फिल्म का मरकज जो था ज्यादातर स्टूडियो का जैसे मुल्तान रोड पे था, लेकिन ज्यादातर लक्ष्मी चौक जो था वहां सारे फिल्मों के ऑफिस थे और वहां सारे लोग टी हाउस वगैरह थे, तो वहीं बैठ के सारा उन्होंने शुरू से हल करके ग्रेजुअली इस सनत को बढ़ावा दिया। कराची में ये चीज जो थी, एक मास्टन रोड होता था ऑफ बंदर रोड, जिसको बाद में वहीद मुराद रोड के नाम से नाम दे दिया गया था। और इस तरह वहां पे कराची में जो थी, कराची में ज्यादातर फिल्मों के ऑफिस वहीं पे थे। इन फिल्मों में कुछ जगह इतनी दफा दिखाई गई कि हर शख्स को याद हो गई थी। और ये फिल्में ज्यादातर यूं इसलिए चली गई, इनकी म्यूजिक बड़ी अच्छी होती थी, इनके जो शायरी बड़ी अच्छी होती थी, आवाज बड़ी अच्छी होती थी। और जितने भी लोग थे इन्होंने मेहनत कर करके इतनी मेहनतें की हैं कि वो इस मुकाम पे पहुंचने में, कि इसी वजह से उस जमाने में फिल्म इंडस्ट्री इतनी टॉप पे गई। फॉर एग्जाम्पल मरी में एक होटल है सीसल करके, जहां पे कोई शूटिंग होती थी, वहां पे ये जो भी कोई अच्छा हीरो हीरोइन को गाना वगैरह दिखाना होता तो सीसल होटल में मरी में उसकी शूटिंग होती थी। इसी तरह कराची में, जो कराची के उनको पता होगा कि सैंसपिट एक जगह है जहाँ पे एक गोल सा बना हुआ है, एक सौराख है, तो शायद वो ऊपर से टूट गया है, तो वहां बड़ी शूटिंग होती थी हर बहुत गानों की। और कराची में ही एक क्लिफ्टन जो है हवा बंदर, वहां पे, और फिर लाहौर में शालीमार गार्डन या जो किला वगैरह, वहां पे काफी क्या कहते हैं शूटिंग की। कराची में तकरीबन उस जमाने में उर्दू के जमाने में 90 से 100 सिनेमा हाउस होते थे। और इसी तरह लाहौर में 40, 50, 55 सिनेमा हाउसेस थे। जैसे मैंने बताया कि ज्यादातर जो अदाकार थे कम से कम इंटर या मैट्रिक इतने पास होते थे, और ये जो है सारे उससे ज्यादा
मतलब क्वालिफाइड होते थे और सब अच्छी फैमिलियों के और अच्छी जगहों, मतलब अच्छी फैमिलियों से आए हुए होते हैं थे, और इन्होंने बड़ी मेहनत से जिस जगह पहुंचे हैं। फिल्मों में जो हीरोइन आई हैं वो ज्यादातर एक मखसूस इलाके से आई हैं, उनमें सिवाय एक नैय्यत सुल्ताना एक थी, उनको छोड़ के, या शबनम चंद एक को छोड़ के। लेकिन वो जो कहते हैं कि एक वक्त था कि जी लखनऊ में लोग तवाइफों के पास तरबियत के लिए औलाद को भेजते थे। उस जमाने में जो भी औरतें आई उन्होंने एक बहुत इज्जत आबरू के साथ मोस्टली लोगों ने एक अच्छी अदाकारी भी की और एक अच्छा मुकाम बनाया और अपने आप को ज्यादातर किसी भी कंट्रोवर्सी से दूर ही रखने की कोशिश की। एक फिल्म बनी तहजीब करके, तो उस जमाने में एक गाना बना, लगा है मिस्र का बाजार, तो उस पे पता नहीं कुछ इजिप्शियन गवर्नमेंट को कोई मसला हुआ था, उस गाने को बाकायदा बाद में चेंज कर दिया गया कि लगा है हुस्न का बाजार। तो इस तरह से सियासत भी कहीं ना कहीं आती रही। रियाज शाहिद बहुत बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे, उन्होंने एक दो फिल्में बनाई फलस्तीन वगैरह पे, वो उस पर कंट्रोवर्सी हुई। लेकिन फिर उन्होंने एक फिल्म ज़रक़ा बनाई, वो बड़ी कामयाब रही, और उसमें उनकी बेगम नीरो ने काम किया, और वो शायद उनकी आखिरी फिल्म थी। उस जमाने बड़ी खूबसूरत आवाजें होती थी, जो गुलकार होते, सलीम रजा थे, वो पार्टीशन से पहले थे। फिर पाकिस्तान बनने के बाद अहमद रुश्दी आए, मेहदी हसन आए। मेहदी हसन क्योंकि उनके खानदानी गवैये थे, तो उन्होंने पहले बड़ी मेहनत की, पाकिस्तान आए, मुल्तान में रहे, गाड़ियों पे काम करते रहे, फिर कराची आए, फिर इसी तरह उन्होंने एक बहुत बड़ा मुकाम पैदा किया। लाहौर में मसूद राना करके बड़ी हाई पिच में गाते थे। मशरक़ी पाकिस्तान में बशीर अहमद होते थे, उनकी बड़ी मीठी आवाज थी। इसी तरह औरतों में आयरन परवीन की एक बड़ी अच्छी आवाज होती थी, माला बहुत अच्छी आवाज थी, नूरजहां बहुत पुरानी थी, रूना लैला ये भी, ये और तसव्वुर खानम, इस तरह बहुत सारी बहुत अच्छी गुलकार हैं उस जमाने। कॉमेडीज में लहरी थे, बहुत अच्छी फैमिली के थे, उनका सिर्फ बोलने का अंदाज था जो आपको हंसा देता था। और उसके अलावा निराला थे, नजर थे, दिलजीत मिर्जा थे, और रंगीला थे, मुनव्वर ज़रीफ थे। ये सब ऐसे नाम है कि इन्होंने उस इंडस्ट्री को, जो मैंने जैसे आपको बताया कि 62 से लेके 80 तक उस इंडस्ट्री को उन्होंने उस जगह पहुंचा दिया जो जहां पे उसका मुकाम था, और जिस तेजी से जा रही थी। लेकिन फिर वही सियासत और हालात ऐसे हो गए कि वो फिल्म इंडस्ट्री जो थी वो फिर बैठती चली गई। तो ये सब तो मैंने आपको फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बता दी। अब मैं कुछ हीरोज के बारे में, हीरोइन के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, कुछ हीरोइन के बारे में, हीरोज के बारे में बता दूं। फिल्मों में बहुत अच्छे अच्छे हीरोज आए। तो जब शुरू में हीरोज में संतोष कुमार, उनके भाई दर्पण थे, सुधीर थे, और असलम परवेज थे, ये सब आए। 62 के बाद जब उरूज आए तो सबसे पहले वहीद मुराद आए। वहीद मुराद उनके अब्बा खुद एक बहुत बड़े फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे, और वो उन्होंने फिल्मों में जब हीरो आए तो उन्होंने, क्योंकि एक स्मार्ट से आदमी थे, यंग थे, और उससे पहले जितने हीरो आ रहे थे वो भारी भरकम थे, तो लोगों ने उनको बहुत पसंद किया और चॉकलेटी हीरो कहलाए। वही बात, क्योंकि जो कहते हैं ना कि सिल्वर स्पून लेके पैदा हुए थे, तो जब इंडस्ट्री का जवाल हुआ तो सब पे बुरा वक्त आया, लेकिन वो अपनी शिकस्त बर्दाश्त नहीं कर सके, और फिर वो कुछ डिप्रेशन में चले गए, कुछ दूसरी चीजों में। और फिर बाद में ये भी कहा गया कि उन्होंने खुदकशी कर लिया, लेकिन उन्होंने खुदकशी नहीं की थी। वो डिप्रेशन में ही उनका कराची में, जो एक यहाँ पे टीवी के अदाकारा अंबर अयूब, उनके घर में इंतकाल हुआ, और वो गए थे कराची, उनके बेटे की सालगिरह थी, उसके नेक्स्ट डे उनकी क्या कहते हैं इंतकाल हो गया। बहुत ही अच्छे हीरो, उससे भी फिल्म इंडस्ट्री को सेटबैक हुआ। हमारे में ऐसा अलमिया है कि लोग बातें इतनी वसूख से कहते हैं। मुझे याद है, मैं जब किसी की बुराई जाहिर करता हूँ तो मैं सिर्फ ये बताने के लिए करता हूँ कि क्या गलत है, तो मैं किसी का नाम नहीं लेता। कि यहाँ साहब थे, बड़े पढ़े लिखे PhD थे, उनसे मेरे अच्छे मरासिम थे, तो उनको बस ये था कि फैमिली और पढ़ाई ये वो। तो एक दिन उनको भी फिल्मों का बड़ा शौक था, तो बातें हो रही थी, तो कोई बात हुई, तो कहते भाई क्या बताएं, इतनी अच्छी फिल्म इंडस्ट्री थी, देखिए जी वहाँ गया लाहौर, तो उन्होंने, क्योंकि कराची का था, तो उसको कामयाब नहीं होने दिया। मैंने कहा जी मैं माजरत चाहता हूँ, कराची का तो था नहीं, वो तो सियालकोट का था और पंजाबी था।
और कराची वहां पे जो राज कर रहा है वो मोहम्मद अली और नदीम कर रहा है, वो कराची के थे। तो काफी देर बहस करते मैंने कहा जी मुझसे आप ज्यादा नहीं जानते हैं, अगर मैं गलत हूं तो फिर मैं अपनी शिकस्त तस्लीम कर लूंगा। तो इस तरह लोग जो है अपनी बातों को वजन देने के लिए कहाँ से कहाँ मिला देते हैं। तो बहरहाल वही बात, एक बहुत अच्छा दौर देखा। उनके बेटे बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, राजन मुराद। अभी मैंने कल उनको फोन भी किया, मैंने कहा मुझे थोड़ी सी मालूमात करनी है, तो उनसे थोड़ी सी मालूमात भी ली। तो वो ह्यूस्टन में रहते हैं आजकल, कराची गए गए हैं। तो वहीद मुराद के अलावा फिर एक मोहम्मद अली उसी जमाने 1962 में आए, बहुत ही लंबे चौड़े वजी किस्म के आदमी थे, आवाज पे उनको बहुत कबूल था। वो पहले हैदराबाद रेडियो से प्रोग्राम करते रहे, उसके बाद कराची रेडियो स्टेशन आ गए। ज़ैदी बुखारी ने उनको बहुत ही समझी तलाश के उनके एक अंदर से एक हीरा निकाला। फिर वो फिल्मों में आए, शुरू में वो निगेटिव किरदार वगैरह में, बाद में फिर उन्होंने एक से एक फिल्में दी, और फिर उन्होंने अदाकारा देबा से शादी कर ली। और बहुत अच्छे आदमी, और बल्कि मैं कहूँगा फिल्मों में अगर आप कहेंगे शरीफ तरीन आदमियों में से थे, क्योंकि वो मेरे बहनोई के बचपन के जानने वाले थे हैदराबाद के। तो और बहुत ही रामपुरी थे, और बहुत ही दिल वाले, और बहुत ही अच्छी एक शोहरत रखने वाले थे। इसके बाद जो तीसरे अदाकार जो थे वो नदीम थे। नदीम जो थे किस्मत के धनी थे, उनको शौक था गाना गाने का। नदीम जो थे वो हैदराबाद दक्कन वगैरह से यहाँ मूव हुए थे कराची, और इस्लामिया कॉलेज में पढ़ते थे। अच्छा, इत्तेफाक से मेरे एक दोस्त हैं, उनके बड़े भाई हमारे नाजमाबाद में रहते थे, तो उनके साथ ही पढ़ते थे ये मुइन अख्तर और इखलाक अहमद वगैरह, तो इसलिए काफी वहां से मालूमात होती रही। तो नदीम को शौक था गाने का, ये अक्सर जाके गाते थे। एक दफा ये भी हो कि स्टेज पर उनको गाना था, तो जब उनकी बारी आई तो प्रोग्राम खत्म हो गया, वो बेचारे रोते रह गए। बहरहाल फिर गाते गाते वो तकरीबों में गाते थे, उनकी वही बात के वो जो पार्टियों में गाने लगे, तो उनसे भी दोस्ती हो गई। तो इनकी ईस्ट पाकिस्तान में कोई जॉब वॉब हुई, तो वहां भी गए, तो उनकी फिरदौसी बेगम से भी वो ताल्लुकात हो गए। तो फिरदौसी बेगम फिर जब ये वापस आए, तो फिरदौसी बेगम ने उनको फोन किया कि एक फिल्म बन रही है एहतिशाम की, एहतिशाम साहब हैं, तो उसके लिए गाने गाने तुम आओ, मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा। मैंने उनसे बात की है। ये गए वहां पे गाना गाने के लिए, उन्होंने गाना वगैरह गाया। फिर जब शूटिंग हो रही थी, तो ये शूटिंग बैठे देख रहे थे, तो उस एक चकोरी में अजीम, एक शबाना और डी असगर, 3-4 लोग थे जो उसमें फिल्म में काम कर रहे थे। एक छोटी सी फिल्म बन रही थी ईस्ट पाकिस्तान में, ब्लैक एंड व्हाइट। तो फिल्म के दौरान अजीम जो हीरो थे, उनकी और एहतिशाम की आपस में लड़ाई हो गई। तो अब वो एहतिशाम ने कहा ठीक है जी, अब मैं आपको नहीं लूंगा, ठीक है, वो चले गए। वो अब उन्होंने कहा हीरो की तलाश करो, पूरा सेट मौजूद है। उन्होंने नदीम को देखा, उन्होंने कहा तुम आ जाओ। नदीम कहने लगा जी आप क्या मजाक कर रहे हैं। बहरहाल उनकी काफी तकरार हुई। उसने कहा जी मेरा ना फिल्म का कोई तजुर्बा है, ना मैं कर सकता हूँ, और क्या कहते हैं, आप मुझे सिर्फ गाना गाने के लिए मैं आया था, मेरा इसके अलावा में। खैर उनके बहुत इसरार पे उन्होंने कहा नहीं, आप कल से तैयारी करके आए। उनको पकड़ा दिए सारा, कभी कल से याद करके आए। उन्होंने फिर शर्त रखी कि ठीक है जी, अगर फिल्म नहीं चलेगी जो मुझे जिसका यकीन है, तो आप मेरी जो जॉब हो गई है एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, तो इसको आप क्या कहते हैं, इसका जो है आपने मेरी जॉब का ख्याल रखना है। तो उन्होंने उस पर कहा ठीक है, उसकी फिक्र नहीं करो, तुम बस कल तैयारी करके आ जाओ। खैर वो आ गए, फिल्म बन गई। उस फिल्म को जब उन्होंने वहां प्रिंट वगैरह देखा, तो नदीम को अपने बड़ा गुस्सा आया। खैर वो कराची में आके नाजमाद में रहते थे 5 नंबर में, वहां वो आके छुप गया कि यार मैंने क्या किया, सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। वो फिल्म कराची में शुरू में आई, 2-3 हफ्ते चलती रही, किसी ने उसको लिफ्ट नहीं कराया। उसके बाद एकदम से वो फिल्म चलने लगी। वो फिल्म ऐसे चली कि 75 हफ्ते प्लेटिनम जुबली उसने फिल्म ने की। अब वो अब नदीम जब निकले, तो लोगों ने कहा भाई वो फिल्म तो बहुत चल रही है। फिर जब उन्होंने दोबारा एहतिशाम के साथ देखी, तो अब उनको कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो इस तरह से नदीम फिल्मों में आए। अब उस जमाने में वहीद मुराद और मोहम्मद अली जो थे वो टॉप के अदाकार थे। वो तकरीबन फिल्मों के 15-20 हजार लेते थे। नदीम को 500 में बुलाया था। जब वो फिल्म चल गई, तो एहतिशाम साहब ने 5000 दे दिए उसको, और साथ में उन्होंने उनकी बेटी से रिश्ता हो गया। फरजाना उनकी बेटी थी, नदीम की उससे शादी हो गई। जब नदीम की ये फिल्म चल दी, उसके बाद फिर एहतिशाम साहब ने 2-3 और फिल्में बनाई। अब वो दूसरे लोगों ने जब अप्रोच किया लाहौर में, तो नदीम ने एकदम से कहा मैं 25,000 दूंगा।
अब वो एक नया अदाकार 25,000 ले रहा है, तो मोहम्मद अली वहीद ने भी अपने 25 कर दिए, फिर वहीद ने 50,000 लेने शुरू कर, नदीम ने 50,000 लेने शुरू कर दिए, फिर उसके बाद 75,000 ले। तो इस तरह वो बढ़ाते चले गए, तो इन दोनों ने भी अपने बढ़ाए ताकि हमारे रेट कम ना हो। तो इस तरह जब ये फिल्में आई हैं तो फिल्म अपने उरूज पे पहुंच गई थी। सो एंड सो एक बड़ा अच्छा वाक़या है, एक लियाकत अली खान के भतीजे थे या कौन था, आई डोंट नो, जावेद का नाम था, उन्होंने एक दफा सुनाया था कि वो लंदन पढ़ने गए हुए थे। अच्छा, वो थे जरा मॉडर्न टाइप के उस जमाने के हिसाब से। तो जब लंदन पढ़ के आए तो वो कराची में जो इंटरकॉन्टिनेंटल होटल है वहां ठहरे थे। तो कहने लगे यार मैं अपने कमरे से निकला तो मेरे साथ दो चार मेरी दोस्तें थी और खवातीन वगैरह 4-5, तो वो भी साथ में थी। तो जब मैं निकला तो सामने से देखा कि जी नदीम आ रहा। नदीम का उसका पहले नाम नजीर बेग था। कहते भाई नजीर बेग, अरे नजीर तुम कहाँ घूम रहे हो? कहने जी मैं अच्छा ऐसे यहाँ आया था। अच्छा, नदीम की एक बहुत खास बात है जो उससे मिले हैं, बहुत ही लो प्रोफाइल और अपनी तारीफ नहीं करता। मेरी जब भी मुलाकात हुई मुझे उसमें ये चीज मैंने बहुत कम में देखा कि इतना लो प्रोफाइल जैसे इंडियन फिल्मों में होता है उस तरह का आदमी। तो उसने पूछा कि नजीर तुम कहाँ घूम रहे? कहना मैं ऐसी कुछ काम वाम से आया था। खैर थोड़ी देर बात की ये की, तो उसके बाद क्या कहते हैं, उसने कहा कि चलो कब मुलाकात करेंगे। हाँ, फिर नंबर वंबर चेंज करके वो साहब चले गए। अब जो खवातीन थी उनके साथ, तो वो इन पे नाराज हो गई कि जावेद तुमने इनसे मिलाया क्यों नहीं? तो उसने कहा भाई मैं क्यों मिलाता है, मेरा दोस्त है, तुम्हारा क्या ताल्लुक है? कहने क्या मतलब, कौन है ये? कहने मेरे दोस्त नजीर है। कहने क्या बात कर रहे हैं आप? ये आजकल पाकिस्तानी फिल्मों का सबसे बड़ा हीरो नदीम है और इसके पीछे तो सारी दुनिया पागल है। तो नदीम के जमाने में चकोरी, चांद और दूसरी फिल्म छोटे साहब, तीसरी चांद और चांदनी, 3 या 4 फिल्म और एक संग दिल दीवक सादा चुकी थी, बाकी सब शबाना के साथ थी। तो नदीम उस पर बहुत टॉप पे थे। तो इस तरह नदीम जो है वो टॉप पे चले गए। उसके बाद जो काबिल जिक्र अदाकार हैं वो शाहिद हैं। शाहिद बहुत ही खूबसूरत आदमी थे। तो वो लाहौर में थे और उनके जो वालिद थे वो चाह रहे थे फौज में जाए, तो वो फौज में जाने की कोशिश कर रहे थे। तो उनको एक टीवी फिल्म से ताल्लुक रखने वाले एक अब्बास नौशा साहब थे, वो फिल्म बना रहे थे। उनसे मुलाकात हो गई, कहने तुम्हारी, यार तुम तो हीरो पूरे, तुम्हें तो हीरो आना चाहिए। तो बस में लगा। तो उसने कहा मैं फिल्म बना रहा हूँ, अब तुम्हें दूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, मेरा फिल्मों से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं क्या कहते हैं, मैं फौज में जा रहा हूँ। कहा नहीं नहीं। तो उन्होंने जबरदस्ती एक फिल्म एक रात करके बनाई और उसमें उनको ले लिया। खैर वो फिल्म रिलीज होने में देर हो गई। तो इन द मीन टाइम एक और प्रोड्यूसर में नाम भूल गया, उन्होंने एक फिल्म बनाई आंसू करके। उसमें उन्होंने नदीम को और शाहिद को और दीबा वगैरह को लेके एक फिल्म बनाई और वो फिल्म जो थी बहुत ही कामयाब गई। शाहिद थे भी बड़े खूबसूरत अदाकार और उस फिल्म की उस कामयाबी के बाद जो थे वो शाहिद भी एक टॉप के हीरो बन गए, उनका कभी प्रोग्राम नहीं था। अच्छा, शाहिद अब जरा फिल्में जो होती हैं, शाहिद थे बड़े रंगीन तबीयत। अच्छा, जब शुरू में तो बड़े शर्मीले थे, तो जब फिल्मों में लेट नाइट शूटिंग, जब घर जाते थे तो बाप से कहते थे कि मैं ट्रेनिंग से आ रहा हूँ या आ रहा हूँ, तो बाप से दूर बोलते रहे। तो एक दफा उनके बाप जो थे कहीं कहीं गए किसी स्टोर पे कुछ लेने के लिए, तो वहां पे जो स्टोर वाला जानता था, तो उसने शायद बोला कि भाई आजकल आपका बेटा तो बहुत ही हफ्ते से कम चल रहा है। क्या मतलब? तो उन्होंने कहा भाई वो तो फिल्मों में हीरो आता है। तो उस पे क्या कहते हैं, उन्होंने कह रहे हैं क्या बात कर रहे हो, तो फौज की ट्रेनिंग ले रहा है। तो उस पे क्या कहते हैं, उसने वो मैगजीन दिखाया कि देखें ये है और ये फिल्मों में आ रहा है, और एक फिल्म आंसू बनी है, एक रात है, फिर तहजीब बनी, ये सब। तो फिर उन्होंने घर पे आके वो जवान बेटे की जो पिटाई की है और फिर साल साल उनसे बात नहीं की, तो बहुत अरसे बाद जाके उन्होंने बात की। शायद उसके बाद जब चल बल गए बहुत ही, तो उसके बाद वो रंगीन थे, उनके फिर बड़े किस्से हुए, कभी बाबा शरीफ के साथ, कभी फिरदौस के साथ। अच्छा, उनके बाप ने ये किया था, जब देख लिया कभी फिल्मों फिल्मों को छोड़ेगा नहीं, तो उन्होंने उसी वक्त 20-22 साल, 1950 की पैदाइश थी इसकी, 71 से 20-22-23 साल के थे, उसकी शादी कर दी। किसी से शादी हो गई। तो अब शादी तो हो गई, लेकिन इनकी हरकतें बहुत खराब हो चुकी थी। लेकिन उनकी बीवी बड़ी समझदार थी, उन्होंने बच्चों वगैरह को बहुत ही मेहनत से पाला, जिनमें एक आजकल टीवी पे बहुत मशहूर है कामरान शाहिद, और 2 बेटे और भी जो हैं, इमरान और तीसरे, बहुत अच्छे पढ़े लिखे, सब अच्छे पाले। तो लेकिन बहरहाल वो भी एक कैरेक्टर थे। और इस तरह ही 4-5 अदाकार हैं जो क्या कहते हैं, काबिल जिक्र हैं। तो मेरे ख्याल में काफी हद तक मैंने बता दिया है।
और इसके बाद मैं चाहूँगा कि आप कोई सवाल करना पूछो तो मुझे मालूमात हुई। मेरी मोस्टली जो मेरी मालूमात है वो मेरे अपने ज़राए हैं या अपनी जो फैमिली से सुना है। जैसे कल मैंने अपने कज़न को फ़ोन किया फिल्मों के बारे में कुछ मालूमात करने के लिए, तो वो एजेड हो गए, तो तो उन्होंने कहा भी वो तो नहीं बता सकेंगे। फिर उनके भाई को मैंने फ़ोन किया, उन्होंने बताया। फिर एक और मेरे अजीज है उनको किया, आदिल को किया। इस तरह मैंने हर जगह से जहाँ जहाँ से मैं मालूमात ले सकता था वो मैंने मालूमात ली। वही मोहम्मद अली का मैंने इसलिए कहा कि मोहम्मद अली जो है वो हैदराबाद में जब मूव हुए, मतलब जब पाकिस्तान आए, पहले मुल्तान में रह के हैदराबाद में रहे, तो ये बचपन इनका मेरे बहनोई के साथ गुजरा। तो उनकी हमें हालांकि मेरे बहनोई से 56-57 में क्रिकेट खेल रहे थे, तो उसमें ये दोनों थे और ये जो हम टीवी वाली हैं उनके भाई, 3 लोग, ये सब 3-4 लोग थे। सिद्दीकी फैमिली है हैदराबाद की मशहूर सिंधी। तो लड़ाई तो मेरे बहनोई सब सिंधी थे, उन्होंने मारा महाजी समझ के इसको, मोहम्मद अली को। तो मेरे बहनोई से सारी जिंदगी उन्होंने बात नहीं की। लेकिन बाद में फिर मेरा एक दोस्त है जिनका यहाँ पे कराची में प्लाजा होटल होता था, नईम करके, आजकल शिकागो में, तो वहां बड़ी मुलाकातें थी। बहुत ही अच्छा आदमी था, बहुत ही अच्छा। वही मेरा एक रिजर्व टाइप के थे। उनके बेटे से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती रही। उनके जो वही के वालिद थे मेरे अब्बा के बड़े अच्छे दोस्त थे, जैसे जेसी आनंद थे, SM यूसुफ था। क्योंकि मेरे ससुर का भी फिल्मों से ताल्लुक था, तो मैं काफी लोगों को उनकी वजह से अंदर एक मकबूल जलील होते थे, फिल्म की कहानियां लिखते थे। वो मेरे अब्बा के भी दोस्त थे, मेरे ससुर के थे, गफार दाना वाला थे, डिस्ट्रीब्यूटर थे कराची में। तो इन सब से बड़े अच्छे ताल्लुकात। फिर मेरे मामू फिल्मों में आते थे। अच्छा, यहाँ पे एक मैं मजाक की भी बात करता चलूं। मेरे मामू फिल्मों में आते थे। जो पहली शमी वाला की फिल्म थी कवारी बेवा, एक मस्का पॉलिश थी मेरे ख्याल में नीलो के साथ थी, नैया सुल्ताना और शमी मारा, और एक शीला रहमानी थी अनोखी, जिसका गाना मशहूर है गाड़ी चलाना बाबू है। तो काफी फिल्मों में आए। तो अब मैं ये समझता था कि मेरे मामू आते तो शायद मैं भी फिल्मों में आ जाऊंगा। तो अब छोटा सा था, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी शक्ल हीरो से नहीं, प्रेम चोपड़ा से मिलती हुई है। तो मैं क्या कहते हैं, मुझे बीच में थोड़ा शौक चला कि अब बचपन में होता है स्कूल में। तो एक दफा ये फिर शादी के बाद वो गफार दाना वाला एक फिल्म बना रहे थे रास करके। तो उसके लिए उनको ऑफिस दिखाना था। तो उन्होंने, ससुर के भी दोस्त थे, मेरे अब्बा के भी दोस्त थे, तो उन्होंने एक वो फिल्म बनाई रास करके, जिसमें मोहसिन हसन खान और बाबर शरीफ हीरो हीरोइन थे, मोइन अख्तर थे और इब्राहिम, पता नहीं कौन कौन था। तो उन्होंने मुझसे मुझसे कहा कि तुम भी आना। मैंने कहा हाँ हाँ, मैं तो बहुत अच्छी एक्टिंग करूंगा ये वो। तो मैंने इतनी जलील एक्टिंग की कि वो मुझे पूरा उन्होंने काट दिया, हमें दिखी नहीं रहा उस फिल्म के अंदर। तो बहरहाल ये एक मजाक की बात थी। तो बहरहाल यहाँ पे मैं अपनी बात खत्म करूंगा। और ये ज्यादातर मैंने बताया ना कि गूगल में मैंने सर्च की बहुत सी चीजें, तो उसमें ज्यादातर जो चीजें हैं वो, क्योंकि ये जो काम है इसमें कोई पैसे तो मिलते नहीं है, सिवाय एक बहुत अर्से पहले एक यासीन गुदीचे होते थे जो सहाफी भी थे, फिल्मों से ताल्लुक, उन्होंने एक किताब लिखी थी, उन्होंने काफी हद तक ठीक लिखी थी। फिर वो एक असद जाफरी होते थे, वो भी सहाफी थे। तो इस तरह 2-3 जो सहाफी थे उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी किताबें लिखी। अदरवाइज बाकी जितने आ रहे हैं, अगर आप कभी यूट्यूब पे देखें तो वो इतने, यानी इतनी उसमें गलत चीज होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने एक दफा यूट्यूब पे देखा कि जी वो इसका जब काजी वाजिद की डेथ हुई, तो उसमें दे दिया कि जी फजीला काजी जो है वो काजी वाजिद की बेटी है। काजी वाजिद उर्दू स्पीकिंग, फजीला काजी सिंधी स्पीकिंग। तो इस किस्म की यूट्यूब वगैरह पे है मालूमात है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप लोग का बर्दाश्त करने का, और इसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रेहान भाई। तो जो हमारा सिलसिला है, जिस तरतीब से लोग शरीक महफिल हुए हैं, उसी तरतीब से उनको सवाल करने की इजाज़त दी जाएगी। तो सबसे पहले मैं तारिक तौहीद भाई से गुजारिश करूंगा कि अगर वो कुछ पूछना चाहते हैं। तारिक तौहीद भाई, अपने आप को अनम्यूट कर लें और सवाल पूछ सकते हैं आप। बहुत शुक्रिया इज्जत अफजाई का। हसनी भाई, मैं माजरत चाहूँगा कि मेरा वक्त हो गया है और मैं अपने जॉब की तरफ गामजन हूँ। इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर आपके साथ शिरकत करूँगा। बहुत शुक्रिया। वो अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक भाई। अब मैं गुजारिश करूंगा मोहतरमा यास्मीन इकबाल से, अगर वो रेहान भाई से कोई सवाल पूछना चाहती है, कोई बात करना चाहती है। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए बात करने से पहले प्लीज।
ठीक है, हम मोहतरमा यास्मीन इकबाल के पास लौट कर आएंगे। शेख एजाज साहब, अगर आप कोई बात करना चाहते हैं। हाँ जी, मैं तो कुछ मैं ये पूछना चाहता था रेहान का साहब से कि आपका कुछ तजुर्बा भी है ये फिल्म शूटिंग वगैरह फिल्मों में। आप जैसे कहा कि आपको शौक फिल्म में आए थे, आप किस फिल्म में आए हैं? नहीं जी, मुझे बिल्कुल नहीं था। मैं बहुत छोटा था तो फिर हमारा फिल्म स्टूडियो बिक गया था, जो बाद में मॉडर्न फिल्म स्टूडियो कराची में बन गया था। और वही मैंने बताया कि वो तो मैं ऐसे अच्छा ही उन्होंने कहा तो अच्छा, मैंने कहा आपके शायद। मुंह में आया था, क्या नाम था उनका? जी जी, क्या कह रहे हैं? नाम क्या था आपके मामू का? कहते हैं फिल्म में मेरे आप मामू काम करते थे मेरे वो? मामू अयास के नाम से आते थे। मेरा नानियाल याद बहुत किया। ही अच्छा 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 मेरा अच्छा। असल नानियाल जो में है। थोड़ा सा मैं अपना जाती तजुर्बात बयान करने आ रहा हूँ उनसे मुतालिक। ये 1974 की बात है, शायद मैंने पहले भी जिक्र था कि हमें शौक हुआ, हम 4 दोस्त को मिले फिल्म बनाने। तो हमने फिल्म बनी थी, उसका नाम शुरू में था अ, करो चरा बरा हने, उसकी पंजाबी फिल्म। उसका नाम चेंज किया और वो यार प्यारे माँ के सबसे वो माँ के नाम से शुरू हुई। मैं ये देख रहा था कि उस वक्त जो फिल्म बनती थी या जो हमें तजर्बा हुआ ये है कि जो भी फिल्म में मुताल्लिक लोग हैं उनके पास पैसे होते हैं, सिर्फ के अलावा कोई सिस्टम नहीं है वहाँ। ये मैंने नोट किया। उसकी वजह यह है कि जब हमारी फिल्म बनी तो उसमें हमारे फिल्म डायरेक्टर थे जकी बीए। ये 74 की मैं कर रहा हूँ और वो मेरे ख्याल में 75 में इंतकाल करके हमारी फिल्म दौरान जब वो ले गए या तो उसके बाद फिल्म बंद हो गई। फिर 76 में मैं यहाँ आ गया तो मुझे पता नहीं लगा कि आया वो फिल्म ही के नहीं बनी। वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये देखी कि आप एडवांस दे देते हैं। ये फिल्म बन रही थी शौक, ये जो है एवन स्टूडियो से आगे है जावेद स्टूडियो, मुल्तान रोड पे, वहाँ बना रहे थे। तो वहाँ मैंने देखा कि जब उनसे बात होती तो आमतौर पे वहाँ के लोग, हम लोग कमरा मिला था, बैठते वहाँ हीरो हीरोइन और सब लोग आपस में करते थे। तो वहाँ ये मालूम हुआ कि बेशुमार फिल्में जो हैं थोड़ी सी बनती हैं और वो डब्बों में चल जाती हैं। तो ये इतना बड़ा नुकसान है, ज़िया है पैसा, कि वो फिल्में फिर खत्म ही हो जाती हैं, कोई बनती है कोई नहीं बनती। दूसरी चीज जो मैंने नोट की वहाँ शूटिंग के दौरान हमारी फिल्म में उन्होंने सबसे बड़ी चीज जकी बीए साहब ने ये की कि टॉप के दो हीरो दो हीरोइनें ले ली और जितने भी इकट्ठे थे ये कॉमेडियंस, इस सारों को इकट्ठा करके एक वो जबरदस्त फिल्म बना रहे थे। ये बिल्कुल गलत बात है कि हमें सोचना चाहिए कि हमारा बजट क्या है। हमारी सबसे बड़ी चीज है कि स्टोरी कैसी है, क्या चीज होनी चाहिए क्या नहीं। पंजाबी फिल्म में हमने ये देखा है कि कोई स्टोरी कुछ नहीं होती, एक दो जो आमतौर पे का ही माहौल होता है उसमें उछल कूद दिखाते हैं, कोई मतलब काफी काम नहीं होता, खासकर पंजाबी फिल्मों में। तो इसका मुझे बड़ा वो तो कहना, मैं किसी की दिल आजारी नहीं कर रहा, मैं अपने तजुर्बात भी कर रहा हूँ। तो हुआ है कि फिर वहां में एक दो शूटिंग, हम तो अक्सर शूटिंग पे जाते थे, हमें बैठ के सब चीज देखते सबसे देखते थे। और तो वहाँ ये बात था, हम लोग करते थे कि जी आज शूटिंग, वहाँ खाना लानी है, आज 4-5 जो है वो तबाते आता था। तो बैठे गप्पे भी हाँक रहे। तो कई दफा ऐसा हुआ कि सारा तैयार है, एक एक के ऊपर उस जमाने 4-4-5-5 हजार रुपए खर्चते थे। वो सेट लगा ये है, लोग बैठे तो, लेकिन मालूम है हीरो साहब नहीं जीत रहा। आखिर वो हमने शूटिंग कैंसिल कर दी। तो कई दफा ऐसा हुआ। तो ये गैर ईमानदाराना चीज है जो हमें फिल्मों में नजर आई। तो उसी जो सबसे है कि वहाँ जो है कोई टैलेंट कोई मेया नहीं है, कोई वहाँ टेस्ट नहीं है, कोई वहाँ लॉटरी नहीं है, कोई एकेडमी नहीं है। जो ज्यादातर फारसी होते हैं और वो उनको कोई आ जाए तो आ जाए जैसे। तो जितने अब देखे एज कम्पेयर इंडिया, इंडिया में तो एक एकेडमी है, वहाँ से डिप्लोमा लेते हैं
वहां से पढ़ते हैं और वो फिल्में बना। मैं चंद फिल्में की जिक्र करूंगा जो कि मैं इतना मुतासिर हूँ। जैसे फिल्म पाकिस्तान में अभी तक बनी, एक फिल्म थी बहू बेगम, ये मुसलमान कल्चर बनाई है। बहू बेगम, मेरे महबूब, चौधरी चांद, गजल वगैरह, ये फिल्में कल्चर, लेकिन में शेर व शायरी जो है, गाने जो भी हैं वो जबरदस्त शायरी है कि अभी भी मैं अक्सर सुनता रहता उनके। तो ये चीजें जो इम्प्रेस चीजें हैं वो हमारे पाकिस्तान भी हैं बहुत से, लेकिन चंद एक गाने हैं। तो ये थे मेरे, हमें इस आना चाहिए कि शायरी हमारे यहाँ बड़े बड़े रहे हैं, बहुत अच्छे हो रहा है, काश कि हम उनके कलम से कुछ सीखते। तो अब मेरे ख्याल में यह इसको हमें इम्प्रूव करना चाहिए। अब जो नए नए जो फिल्में बनी हैं, जैसे हयूं सईद की फिल्म है या वो बना है, वो बहुत अच्छी कोशिश है। अल्लाह करे कि लोग आगे हो और इस फील्ड में भी हमारा नाम रोशन हो। तो अगला नाम मेरे पास है असद जकी साहब का। जी शुक्रिया। बस एक कोई सवाल तो नहीं है, मगर एक छोटा सा कमेंट है। वो मैंने भी ये फील किया है कि हमारी फिल्में, उनमें मैसेज या फिर कोई सबक, मैसेज कह लें, या किसी चीज़ की इस्लाह, इतने सारे मसले हैं हमारी सोसाइटी में, या हर सोसाइटी में होते हैं, मगर उनकी इस्लाह के लिए बहुत कम हैं जो मेरे ख्याल में बहुत कम हैं जो मैं समझता हूँ कि उन्होंने इस लाइन पे काम किया है। और इसी तरह गानों में भी जो इंडिया में काफ़ी गाने हैं जो कि कुछ सबक सिखाते हैं, कोई कुछ बड़ी अच्छे तौर पे कि आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है, इस तरह से बातों को उभारते हैं। तो बस ये मेरी होप है कि कभी इस तरफ मुनज़्ज़म तरीके से आगे बढ़ें। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया असद साहब। अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब सैयद हसन जैदी साहब से। हसन जैदी मेरे ख्याल में ड्रॉप हो गए, अभी नहीं भी हैं हसन जैदी साहब। जी बस मैं बहुत खूबसूरत तबसरा था जो सुना, और बहुत ही दिलचस्प अंदाज में रेहान कैसर भाई ने ये सारा सिलसिला उन्होंने बयान किया। और मेरा इस सिलसिले में कोई ज्यादा तजर्बा नहीं है, तो हमारी बेगम शायद कुछ एक दो लफ्ज कहना चाह रही हैं। ये नहीं बात मैं कर सकती हूँ बात हसनी भाई? बिल्कुल। मेरा तो असल में हम लोगों का बड़ा बचपन बड़ा गुजरा। मेरे मामू थोड़ा से इससे थोड़े दिन को वाबस्ता हुए थे, और कमाल ईरानी उनके बहुत क्लोज दोस्त थे, तो उनका बहुत ज्यादा उनके घर में आना जाना था। तो हमें बड़ा ही शफकत का रवैया कमाल ईरानी से मिला, बहुत ही शफीक और बहुत ही अच्छे वो थे। तो मसरूर जैदी साहब ने मिलके, रेहान भाई ये आपको शायद याद हो, वो है अस्सलामु अलैकुम, एक फिल्म बनाई थी। जी हाँ, बिल्कुल याद है आपको? बिल्कुल याद है। तो उसमें वो गाने बड़े मेरे मामू ने लिखे थे, मसरूर जैदी ने, जिसमें अलिफ से अपना, बे से बच्चों, पे से पाकिस्तान, बड़ा सा तराना, बहुत जी मशहूर वो था। मेरे मामू का था। तो वो वाबस्ता रहे उस सनत से, मतलब उस एज ए। और कमाल ईरानी बहुत ही पॉलिश उस जमाने में, मैं कहती हूँ इतनी खूबसूरत उर्दू थी उनकी, और बड़े ही पॉलिश इंसान थे, और अभी तक याद रहते हैं सबको अपने उसमें। तो उसके बाद बस वो फिल्म कामयाब नहीं हो सकी, तो फिर उन्होंने वो सनद ही छोड़ के एजुकेशनिस्ट बन गए। तो ये तो है कि हमारे मुल्क में ये इतनी इसका वो नहीं वो इस तरह नहीं ब्लूम मिला जिस तरह मिलना चाहिए था, और अभी तक वही हाल है। तो बाद में अब तो खैर अब तो और तरह का बदल ही गया सिनेरियो, लेकिन उस वक्त में फिर भी अच्छे कुछ लोग थे बहुत जो मैंने देखे। तो ये है बस, अल्लाह ताला हमारे उसको। और बहुत ही खूबसूरत बातें की आपने, बहुत ही रेहान भाई ने भी, और इस पे और अभी मजीद चल रहा है सिलसिला, ये ले बात करें। जी बहुत शुक्रिया। जी सॉरी, मैं जरा कहीं निकल गई थी बाहर, तो मैं वापस आई हूँ। तो मेरा नाम यास्मीन इकबाल है, मैं रेहान की बहन हूँ। तो माशाल्लाह रेहान ने बहुत अच्छा बोला है, मगर इट वाज वेरी नाइस टू हियर ऑल दीस थिंग्स। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। हम 1970 से निकले हुए अमेरिका आए हैं, तो हमें इतना याद नहीं है कुछ, मगर जब भी थोड़ा बहुत 70 तक थोड़ा बहुत याद है। तो
It was nice to hear him. ये असल में 70s में आ गई थी, हम लोग 90s में, तो इसलिए मुझे ज्यादा पता है। फिर भी मैं उस जमाने में फिल्मी तबका मशहूर थी। हाँ, तो उस जमाने में आई थी जब फिल्में अच्छी थी, और जब आप पे छोड़ के फिल्में बर्बाद हो गई। That is so true, yeah. जी जी। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया यास्मीन बहन। अब मैं गुजारिश करूंगा मोहतरमा रूही खान साहिबा से, गुजारिश ख्याल करें अपना। रूही खान साहिबा अनम्यूट करें अपने आप को। जी अस्सलाम वालेकुम रिहान भाई, सबसे पहले तो बहुत मुबारक, आपने बहुत अच्छी डेवलपिंग फिल्म इंडस्ट्री की स्टोरी सुनाई। ऐसा लगता है कि वो बचपन का वो बिल्कुल इमेजिनरी जैसे फिल्म होती है वो सामने आ गई, कि वो हम बचपन में होते थे, हमें तो ज्यादातर फिल्म देखने के लिए भेजा भी नहीं जाता था, हमारे बड़े पेरेंट्स वगैरह, लेकिन इतना याद है लक्ष्मी चौक में बहुत सारे सिनेमाज होते थे, और उस जिस वक्त फिल्म में कई दफा बहुत अच्छी होती थी, रिलीज होती थी, बहुत रश वगैरह, तो उधर से गुजरना हुआ। और फिर एक दफा शूटिंग भी देखी शालीमार गार्डन में, क्योंकि फैमिली पिकनिक पे गए हुए थे, तो बहुत मतलब खुद देखने का बहुत अच्छा लगा। आजकल तो बिल्कुल अखलाकी इक़दार की वजह से वो चीज ही नहीं है, इतनी गिर गई है ये अखलाकी इक़दार। उस वक्त ये धड़पन, ये नैयर सुल्ताना, क्या लेगेसी थी, क्या उनकी एक्टिंग होती थी, और से सबिया संतोष, और ये तो मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि जैसे आपने बात की ये सब एक्टर एक्ट्रेसेस की, तो उसमें शबनम और शमीम आरा की इतनी बात नहीं की। मेरा क्वेश्चन शबनम के बारे में है कि वो ढाका से थी या कराची से? सुना था कि वो बंगाली थी शायद। जी, शबनम एक्चुअली 1959 या 60 में बंगाली फिल्मों में आई, और वो एक अच्छी फैमिली से थी। बंगाल में तो ऐसी डांस वांस वो होता है। तो उसके बाद उन्होंने एक फिल्म चंदा की, आप रजिस्ट्रेशन, 2-3 फिल्में की। फिर इनकी एक फिल्म आई लेट 60s में दर्शन करके रहमान के साथ, तो वो बड़ी पॉपुलर हो गई थी। उसके बाद उनको वहीद मुराद ने कराची बुलाया और एक फिल्म की समंदर करके, वो फिल्म के गाने बड़े मशहूर हुए। उसके बाद से शबनम जो है कुछ फिल्में कराची में करके, जैसे समंदर थी, जहां तुम वहां हम, इस तरह वहीद मुराद के साथ कुछ फिल्मों में आई। वहीद मुराद के साथ मसला ये था कि वो बहुत रोमांटिक थे। अच्छा, पिक्चराइजेशन जो उनके गाने की थी वो ऐसी थी कि आज भी कहते हैं पूना इंस्टीट्यूट में इंडिया में बताया जाता है कि फिल्मों की गानों की पिक्चराइजेशन ऐसे होती है, और बड़े चार्मिंग थे, लेकिन साथ में काफी तरह वो थे रंगीन टाइप के। तो उनके साथ जो भी 2-4 फिल्मों में काम करता था उनके शौहर मना कर देते थे। तो शुरू में वो इसी तरह ज़ेबा के साथ हुआ, फिर शबनम के साथ हुआ, निशो के साथ हुआ। तो शबनम फिर जब कराची, उसके बाद 5 फिल्में करके लाहौर चली गई। लाहौर में फिर वो नदीम के साथ उनकी जो फिल्में चली, तो फिर वो टॉप पे चली गई। और फिर उसके बाद वो जब उनके वालिदैन वगैरह बीमार हुए, तो फिर वो वापस बंगाल चली गई थी। वो क्या कहते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने कि बंगाल से था। शमीम आरा के मैंने बताया कि 1957 में शमीम आरा वहीं से थी जहाँ सब अदाकारा आई हैं। शमीम आरा पहली दफा 1957 में मेरे मामू के साथ कंवारी बेवा में आई। उसके बाद क्या कहते हैं, वो ग्रेजुअली आगे बढ़ती चली गई। फिर उनकी वहीद मुराद के साथ काफी फिल्में आई। वहीद मुराद उनको कहते थे तो मेरी कजन सिस्टर हो, दोनों जरा डार्क थे और दोनों चार्मिंग टाइप के थे। तो फिर वो अपना सालगिरह में, दोराहा में, तो ज़ेबा की जब मोहम्मद अली से शादी हो गई, ज़ेबा ने 3 शादियां की। पहले सुधीर से की, सुधीर पठान थे, उन्होंने सख्ती की, वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। फिर एक जाफरी साहब थे, उनसे उनकी शादी हुई, वो नहीं चली। फिर मोहम्मद अली के साथ जब वो एक फिल्म बन रही थी, तुम मिले प्यार मेरा, तो उस फिल्म में फिर इन लोगों के आपस में ताल्लुकात बढ़े और उसके बाद उनकी शादी हुई। फिर उनकी जो शादी हुई बड़ी मिसाली रही, बहुत बहुत ही, मोहम्मद अली बहुत ही अच्छे इंसान थे और ज़ेबा ने बहुत उसके साथ निभाया। फिर शमीम आरा जो थी, ये वहीद मुराद के साथ काफी आई, और इस तरह से फिर शमीम आरा जो है, शमीम आरा का भी ताल्लुक, ये भी इंडिया से माइग्रेट की थी। अच्छा। और एक और क्वेश्चन कि जो हमेशा जो गाना होता था मेहदी हसन का, हमेशा मोहम्मद अली पे होता था, और हमेशा फिल्म में हमेशा हिट होती थी। तो और एक मूवी जो घराना थी वो भी बहुत चली थी, और 70s की ये बड़ी, मोहम्मद अली और शबनम की, जिसका गाना था तेरा साया। जी, और ये गाना
बहुत मशहूर हुआ था और बहुत सुथरी और बड़ी घरेलू जी टाइप की अच्छी मूवी बहुत चली थी। जी तो जी आजकल की वो वही अखलाकी किस्म की है ही नहीं वो मूवीज आजकल। तो इसी तरह एक और सिंगर एक ही दफा आए, बड़े अच्छे चले, जिसका आपने जिक्र किया अभी, वो अखलाक अहमद। वो उनकी जी हाँ, मूवी जो पहली मूवी में चाहत शुरू हुई थी, राइट? सावन आए सावन जाए। जी, इस पे उसके बाद वो नहीं चले, इसके क्या हाँ वजह नहीं, थी? उन्होंने फिर उसके बाद एक और भी गाया, वो नदीम का गाना था सोना न चांदी काफी। वो इनको मैंने जब मैंने बताया कि मेरे मोहल्ले में एक मेरे दोस्त थे, उनके बड़े भाई, इन लोगों का प्लाजा लाहौर सिनेमा था, लाहौर में प्लाजा, तो वो हमारे मोहल्ले में रहते थे, उनका छोटा भाई मेरा दोस्त था। तो ये राइट। मुइन अख्तर, इखलाक अहमद और सारे वहां आते थे। तो मुइन अख्तर को मैं एक दो दफा देखा था, वहां पे स्टेज करता था, तो उसने बताया ये इखलाक अहमद गाने गाते हैं आजकल टीवी पे। तो हाँ। 60s में आया था, लेकिन वो बेचारा फिर बाद में उसको कैंसर हो गया था बड़ी जल्दी, ओ, तो ओके उसकी डेथ हो गई थी ओके। 70s में। अच्छा, या हाँ 70s में ही बहुत जी हाँ, मशहूर तो थे, या उसने, हाँ जी तो उसकी बड़ी बट मीठी आवाज थी। आप बोल सकते वो जी चाहत का गाना बड़ा मशहूर हुआ था, सावन आए, और फिर वो 8-10 जी गाने मशहूर हुए, लेकिन वो जी। टीवी पे अक्सर गाए उसने गाने, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं गा सका। अच्छा, और भी फिर कभी बात होगी। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत डिटेल में, और जरा शेर शायरी और अदब से जरा हटके हो गई, और बहुत अच्छा। घर में बहुत मेहमान थे, लेकिन मैंने ये सुननी थी आपकी ये गुफ्तगू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज। गुजारिश करूंगा फरहीन आपसे, अगर आप कोई बात करना चाहती हैं। अस्सलामुअलैकुम रेहान भाई, आपने तो बहुत ही इम्प्रेस कर दिया। ये तो पता था कि आपको फिल्मों का बहुत पता है, लेकिन इतना पता है ये तो इट्स रियली इम्प्रेसिव माशाल्लाह। आपने जिस तरह से रिसर्च भी की अपना और सब कुछ किया। एक दो फिल्मों जिनका मैं आपसे चाहूंगी कि शायद आपको ज्यादा मालूमात दे सकें। 1980 में ज़ियाउल हक साहब से नूर जहां रिलीज करने के लिए शेख मुख्तार ने परमिशन ली थी, और जी जो मीना कुमारी के साथ उन्होंने बनाई थी 67 में, जो फ्लॉप हो गई थी। कमाल और अमरोही की। मुझे वो डिटेल्स नहीं पता है क्योंकि बहुत मेरे मुझसे पहले की जमाने की बातें हैं, लेकिन मुझे इसलिए पता है क्योंकि शेख मुख्तार मेरे नाना के दोस्त थे, और उसकी रिलीज की जब उन्हें परमिशन मिल गई थी तो टिकट्स उन्होंने हमारी फैमिली के लिए, सबके लिए भेजे थे, मेरे पेरेंट्स के लिए और मेरे नाना नानी के लिए और सबके लिए। लेकिन इत्तेफाक है कि वो बेचारे खुद रिलीज देख नहीं सके, उनका इंतकाल उसे कुछ 12 दिन पहले या कुछ 14 दिन पहले ऐसे कुछ हो गया था, जिस दिन वो स्केड्यूल थी रिलीज होना उनका। तो ये फिल्म मतलब जिसके अंदर उन्होंने शेर अफगन का किरदार खुद भी किया था, और ज़ियाउल हक साहब से उन्होंने स्पेशल परमिशन ली थी। ये फ्लॉप हो गई थी इंडिया में 1967 में जब बनाई थी, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो जबरदस्त हिट हो गई। क्या ये शेख मुख्तार की डेथ की वजह से हुआ था, या वाकई में वो क्वालिटी वाइज अच्छी थी और इत्तेफाक है इंडिया में वो फ्लॉप हुई थी, या क्या वजह है आपके ख्याल में? मैं मुझे जहां तक वो मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। पहले तो ये फिल्म कराची में बेम्बिनो सिनेमा में लगी थी, और कमाल अमरोही की फिल्म थी ये। ओके। अच्छा जी, अच्छा दूसरा ये कि क्योंकि ज़िया साहब, आपको मालूम है कि वो एक अलग ही दिमाग के आदमी थे। उनको काबू करने का सिर्फ ये तरीका था, उनको बता दो, इस्लाम दिखा दो। ज़ियाउल हक जो है वो उनके भाई बहादुराबाद में रहते थे, तो मैं ससुराल वहां था, तो मेरी बेगम अक्सर बताती है, कभी आते थे। अच्छा, वो ये क्या नहीं करते थे कि सिक्योरिटी का, तो हमें गाड़ी के ऊपर बिठा देते थे और कहते थे हाँ भी नमाज पढ़िए, ये इनके सवाल होते थे। तो ये जो थे, इन्होंने इन ज़ियाउल हक को अप्रोच किया और कहा कि जी ये फिल्म तो इंडियन है, लेकिन इसमें इस्लामिक कल्चर है, ये है वो है। तो ज़ियाउल हक ने उस पर एक खास परमिशन दी उस इंडियन फिल्म की, क्योंकि इंडियन फिल्म जो है 50 से ग्रेजुअली बंद हुई, और 65 की जंग के बाद टोटली बंद हो गई थी, पाकिस्तान नहीं आती। ओके। तो ये इसकी खास परमिशन दी थी। और क्योंकि 80 के वक्त तक क्योंकि ज़ियाउल हक फिल्मों को उस जगह पहुंचा चुके थे, और अफगान वॉर शुरू हो चुकी थी, फिर ये जो गुज्जर और ये गंडासा वगैरह आ चुका था, तो एक माहौल जो फिल्मों का खत्म हो गया था। तो लोगों को उस जमाने में ये फिल्म कंपैरेटिवली बिल्कुल एक डिफरेंट लगी, और फिर इंडिया का तो वैसे भी फिल्मों का नाम है, तो उसकी वजह से ये फिल्म काफी पाकिस्तान में चली थी। उसका मेन रीजन जो मेरे समझ में आता है ये है, और क्योंकि मुझे कोई इतनी कोई खास पसंद नहीं आई थी, लेकिन ये है कि हाँ 80s तक क्योंकि पाकिस्तानी फिल्मों का रवाज आ गया था, तो लिहाजा पाकिस्तानियों को कोई चॉइस नहीं थी, या तो वीसीआर पे इंडियन देखें, और सिनेमा में इन्होंने सिनेमा में जाके पूरी एक बड़े स्क्रीन पे जाके फिल्म देखी, तो इस वजह से इस फिल्म को बहुत पसंद किया। तो दूसरा जो है वो सरगम फिल्म 1995 में जो सैयद नूर ने बनाई थी,
सैयद नूर तो बहुत सालों से ही बना रहे थे फिल्में, लेकिन किसी को ऐसी पजीराई नहीं मिली थी। बहुत लंबे गैप के बाद 1995 में सरगम जब उन्होंने अदनान समी खान और ज़ेबा बख्तियार के साथ बनाई थी, तो वाज इट जस्ट द म्यूजिक या वाकई में सैयद नूर ने उसमें कुछ ऐसा कारनामा अंजाम दिया था कि वो फिल्म हिट हुई और लोगों को पसंद आई? ऑल्दो फिल्म में तो उन्होंने हदीका कियानी की आवाज में गाने डाले थे, लेकिन असल में आशा भोसले ने उनकी एल्बम के लिए गाया था अदनान समी खान की। तो क्या आपके ख्याल में सिर्फ गाने थे या सैयद नूर का कोई कमाल था उसमें? अच्छा, क्योंकि 80 में फिल्मों का जवाल आ गया था, फिर 90 में मैं यहाँ गया, तो मुझे ज्यादा बहुत नहीं मालूम। ये मुझे मालूम है कि अदनान समी खान और ज़ेबा बख्तियार के साथ जो फिल्म बनी थी उसमें गाने वाने लोगों ने पसंद किया। तो फिर वही बात थी कि 80 के बाद से एक वो जो सुल्तान राही ट्रेंड आ गया था कि हर फिल्म में, मेरे तो आज तक यकीन कर समझ नहीं आया कि सुल्तान राही जिस तरह देखता था हीरोइन उसके बाद जाती कैसे थी। मुझे तो कोई पैसे भी तो मैं ना जाऊँ ऐसे आदमी के पास। तो इतनी फिल्मों में आए और वो एक ऐसा ट्रेंड हो गया था। तो ये थोड़ी सी जरा इसमें थोड़ी अच्छी म्यूजिक थी, एक रोमांटिक फिल्म थी, तो लोगों ने फिर इसको इसलिए पसंद किया था कि एक चेंज आ गया था। जिस तरह ये नूरजहां का मैंने आपको बताया, तो जो मेरे समझ आता है तो उसी वजह से वो फिल्म चली थी। क्योंकि 80 के बाद से सच भी फिल्में ग्रेजुअली 80 से 2000 तो बिल्कुल ही टोटली जवाल पड़ी थी ना फिल्म इंडस्ट्री। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि वो फिल्म इस तरह जो एक आध फिल्म बनती रही, कोई जावेद शेख ने बनाई या रीमा ने बनाई, तो 80 और 2000 के दरमियान किसी ने जो एक दो अच्छी कुछ बना ली अपने एफर्ट से, तो वही चली। वरना ये कि यूजुअली एक ट्रेंड आ गया था कि जहां देखो गंडासा चल रहा है, जहां देखो कलशुन को मार धाड़ है, वायलेंस है, वल्गैरिटी है। और वल्गैरिटी इतनी बढ़ गई थी फिल्मों में, फिर पंजाबी फिल्मों में भी और पश्तो फिल्मों में भी, कि वो कहां से कहां पहुंच गई। सो एंड सो पश्तो फिल्में इतनी ऊपर पहुंच गई थी, जैसे मैंने बताया कि जो बद्र मुनीर जो था वो वहीद नाथ का वो चाय वाय लाता था, बाद में गाड़ी ड्राइवर हो गया था। तो वो उसने कह के वो पठान से अच्छी शक्ल का था, तो वहीद नाथ ने उसको चांद दिलाया, बाद में वो हीरो आ गया। एक वक्त ये भी आ गया फिल्म में सितम जरीफी ये भी होती कि एक वक्त ये भी आया उसने वहीद नाथ को कहा मैं आपको फिल्मों में काम दिलाऊंगा। तो ये है फिल्म इंडस्ट्री। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया फरहीन। अब मैं मोहतरमा तलत खान साहबा से रिक्वेस्ट करूंगा अगर बात करना चाहती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सबको। इतना अच्छा रेहान भाई ने तस्वीर कशी की सब चीजों की, तो मुझे तो अपना बचपन याद आ गया और पहली फिल्म याद आ गई जो कि जिंदगी में हमने पहली दफा देखी थी और बहुत मुश्किल से उसकी परमिशन मिली और सिर्फ इस वजह से मिली थी, शायद वो फिल्म अनमोल थी और उसमें शबनम और शाहिद थे। जी हाँ। और अनमोल एक्चुअली तलत साहब आपकी बात कर रही है, अनमोल एक्चुअली पहले नीलोफर अब्बासी बाजी को मिल रही थी, लेकिन वहां के माहौल, हाँ वहां के माहौल की वजह से वो नहीं। और दूसरा जो सब कह रहे हैं कि वो वक्त याद आ गया, सबको वहीद नाथ याद आ गया होगा, वो उस जमाने बहुत टॉप पे था या फिर उसका नदीम था। नहीं, मुझे तो ये फिल्म याद आई क्योंकि ये मेरी जिंदगी की पहली फिल्म थी। अच्छा। और हम उस वक्त बहुत छोटे हुआ करते थे और उसका वो मुझे मुकालमा बहुत अच्छी तरह याद है कि मैं बहुत बुरी आदमी हूँ, जब वो कहती थी आस्तीन चढ़ा के तो वो बहुत अच्छा लगता था। दूसरे उसकी परमिशन मिलने की वजह ये थी जो अब हमारे घर वालों ने अब्बू ने दी कि उसका एक गाना शायद बहुत मशहूर हुआ था जिसमें वो कहती थी क्या, तख्ती पे तख्ती पे दिल का गाना है, खेलो जी भर के लेकिन कल पढ़ने आना है। अच्छा, ये जो डायलॉग आपने बोला ना अनमोल का, जी ये भी नीलोफर बाजी का शहजोरी का डायलॉग है, मैं बहुत बुरी आदमी हूँ, वहां से लिया गया है। अच्छा, तो जाहिर है हमें तो इतनी समझ थी नहीं। ये फिल्म बनी ही शहजोरी पे थी। अच्छा, और वो शहजोरी हमारे सामने का नहीं था, ड्रामा हमने नहीं देखा, तो ये चीजें ऐसी जहन में रह गई कि मैं बहुत बुरी आदमी हूँ और वो गाना तख्ती पे दिल का दाने, ऐसी चाल में चलूं कलेजा हिल जाएगा। जी हाँ। ये ड्रामा यूट्यूब पे है उनका, शहजोरी जो है, मैंने भी थोड़े दिन पहले देखा, तो 1-2 महीने पहले। अच्छा, तो बस ये जिंदगी की फिल्म से मुताल्लिक ये सबसे पहली थॉट थी जो मेरे जहन में आई आज, और बाकी आपने बहुत अच्छी बातें बताई जो बाकी हमें नहीं मालूम थी। सो थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। और अब मैं नीलोफर अब्बासी साहबा से रिक्वेस्ट करूंगा जो कि असल हकदार हैं इस डायलॉग की। मैं बहुत बुरी आदमी हूँ, तो बहुत अच्छी अदाकारा हैं ज़लाल यकीनन, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा अगर अपना सारे ख्याल करेंगे। तो अपनी बहुत मालूमात है।
सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आज का मौजू बहुत ही दिलचस्प था और मैं स्पेशली इसमें शिरकत करना चाही मैंने, और मैं शिरकत करके बहुत खुश हुई, क्योंकि अगर मैं इसको नहीं अटेंड करती तो मैं बहुत ही खूबसूरत मालूमात से महरूम रहती। रेहान कैसर, आपने बहुत अच्छी रिसर्च की, बहुत अच्छा रिसर्च वर्क किया और हक अदा किया आज की सदारत का। सदारत को महज सदारत नहीं समझा हमें, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि आपने इतनी अच्छी रिसर्च की, इतना अच्छा काम किया, इतना इंफॉर्मेटिव सब कुछ था कि आपको अगर ये थीसिस आप थीसिस की शक्ल में जमा करा दें तो आपको डॉक्टरेट की डिग्री भी मिल सकती है। बहुत शुक्रिया। और कुछ बातें इन्होंने कोई पॉइंट छोड़ा नहीं, माशाल्लाह हर एक पे डिस्कस किया, हर एक को बहुत तफसील से बताया। बातें मेरे पास भी बहुत हैं, लेकिन मुझे पता है कि वक्त इतना नहीं है। उसके लिए हसनी साहब आप एक और नशिस्त कोई रखिएगा और उसमें फिर मैं भी बहुत सारे मेरे एक्सपीरियंस हैं उनको मैं शेयर करूंगी। एक बातें हैं जो मैं ये कहूंगी कि जैसा कि एक किसी साहब की मिसेस ने अभी कहा था कि कमाल ईरानी बहुत अच्छी आदत के थे और बहुत नाइस थे वो। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो मेरा जिनसे भी वास्ता पड़ा फिल्म इंडस्ट्री वालों से, हालांकि जनरली लोग ये समझते हैं कि वो बहुत रूड होते हैं, मगरूर होते हैं, लेकिन वो वाकई बहुत नाइस होते हैं। अगर आप जाती जिंदगी में उनसे मिलें तो वो इतने डाउन टू अर्थ, जैसा कैसर ने भी कहा, रेहान कैसर ने, कि नदीम के बारे में जैसे वो कह रहे थे कि वो बहुत डाउन टू अर्थ थे। इवन वहीद मुराद, जिनके लिए ये मशहूर था कि बहुत रूड हैं और बहुत उनके नखरे, वैसे भी वो इतने टॉप के हीरो थे, इतना उनका नाम था कि अगर वो नाज नखरे करते भी तो उनको जेब देता। लेकिन मेरी उनसे जो मुलाकात हुई थी उसमें इतना मैंने उन्हें डाउन टू अर्थ देखा और इतने नाइस। क्या नदीम साहब, क्या मोहम्मद अली साहब, मोहम्मद अली जैसा रेहान कैसर, रेहान ने तो बहुत डिटेल में हर चीज बताई। मोहम्मद अली को आप बहुत जानते होंगे ना अब्बासी साहब की वजह से। बिल्कुल, हैदराबाद के हवाले से कमर अली अब्बासी के वो भी कॉलेज टाइम, और उसमें सिटी कॉलेज था मेरे ख्याल में, रेडियो वगैरह जी, और फिर रेडियो पाकिस्तान। तो उनसे भी जब मुलाकात हुई, उनके साथ जाहिर बात है उनकी बेगम ज़ेबा थी, और ये सारे वो दौर थे जब ये लोग बहुत ही पीक पे थे, सारे लोग, सारे हीरो हीरोइन ये लोग पीक पे थे। ये नदीम साहब एक दफा ये पीटीवी का शो था, एक अवार्ड फंक्शन था इस्लामाबाद, होटल इस्लामाबाद में, तो मैं और मुनीजा बसीर साहिबा जो नाजिया हसन की वालिदा हैं, खड़े बात कर रहे थे लॉबी में, तो ये नदीम साहब आए। ये एक्चुअली आ रहे थे नाजिया से ही मिलने, तो ये आए और ही वाज सो नाइस, और जिस तरह से वो मतलब मिले और जो उन्होंने टीवी के ड्रामों का जिक्र किया, और बल्कि मैंने उनसे हंस के कहा भी, मैंने कहा आपके पास इतना वक्त होता है आप टीवी देखें? तो कहने लगे भाई जैसे ड्रामे आप लोग करते हैं उनके लिए तो वक्त निकालना पड़ता है। तो इतने मतलब बड़े बड़े हीरोज का इस तरह से कॉम्प्लीमेंट देना, और बहुत अच्छा बिहेवियर होता था इन लोगों का। आज के हीरोज का मुझे नहीं पता कि क्या है। दूसरी बात ये कि मुझे खुशी है कि तलत खान ने अनमोल देख ली। शहजोरी जो है वो बस वो भी उसी एक आध साल के फर्क से शहजोरी ड्रामा भी हुआ था, और अगर तलत चाहें तो वो यूट्यूब पे देख सकती हैं इसको, जैसे कहा भी रेहान कैसर ने। और ओरिजिनली ये इसी का डायलॉग था और बहुत पॉपुलर हुआ, और परवेज मलिक साहब की फिल्म थी ये, उन्होंने ऑफर भी किया था। लेकिन देखिए पहले जो था ना वो जैसा कि रेहान ने कहा भी, रेहान का मैं बार बार इसलिए नाम ले रही हूँ कि आज का सारा शो ही इन्हीं के नाम है, जिस तरह इन्होंने पेश किया, जिस तरह ये बोले, इट वाज एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो इन्होंने जैसा कहा कि वो एक खास तबके से खवातीन जो थी उनका ताल्लुक था, जो कि हीरोइंस आती थी या फिल्मों में काम करती थी, तो उस वक्त जो लड़कियां थी या जो ऐसे घराने थे वो लोग, हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम फिल्म में काम करेंगे, ना हमारा ये टारगेट होता था।
जहां तक आम आदमी है वो टीवी और फिल्म में शायद इतना फर्क महसूस ना करता हो, वो समझता है ये भी स्क्रीन है वो भी स्क्रीन है। नहीं, जमीन आसमान का फर्क माहौल में था। हीरोज बहुत पढ़े लिखे थे, जैसे संतोष साहब ग्रेजुएट थे, एक हबीब फिल्म स्टार थे, हीरो आते थे, वो इंग्लिश में एमए थे, वहीद मुराद इंग्लिश में एमए थे, मोहम्मद अली भी कॉलेज गोइंग थे और मतलब कॉलेज में पढ़ा था उन्होंने, तो या शाहिद साहब थे। तो ये सब पढ़े लिखे हीरोज पढ़े लिखे होते थे, खवातीन थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड इतना मजबूत नहीं होता था, तो फिल्मों को अवॉइड करते थे हम लोग, मतलब टीवी वाले। अब तो खैर सब कुछ बदल गया है, अब सब कमर्शलाइज हो गया। अब तो माशाल्लाह टीवी के ड्रामे जो हैं वो फिल्मों से 4 हाथ आगे जा चुके हैं। तो लेकिन बहरहाल वक्त के साथ सब चीजें बदलती हैं। तो ओवरऑल बहुत सारी बातें जिन एक्ट्रेसेस से एक्टर से मैं मिली, जैसे सबिया खानम बचपन से आइडियल थी मेरा, या अपनी नैयर सुल्ताना, क्या बहुत ही ग्रेसफुल, क्या अलीगढ़ से ताल्लुक था उनका, अलीगढ़ इंडिया से, क्या ग्रेसफुल खातून थी माशाल्लाह। और नीलो मुझे बड़ी पसंद थी। तो ये सब जो थी, इनसे मिलके मुझे कभी, मतलब एक होता है ना कि आप किसी से मिले, आपका बड़ा अच्छा एक आपने इमेज बिल्ड किया होता है, आपका आइडियल होता है, मगर वो इतना रूड, इतना बदतमीज मिलता है कि आपका सारा वो इमेज खत्म हो जाता है। तो लेकिन इन सबसे हैरत अंगेज बात है कि फिल्म स्टार्स जिनका ये है कि इतने नामवर, इतने शोहरत याफ्ता होते हैं, तो इनका जब आप जाती जिंदगी में मिले, मेरा जाती एक्सपीरियंस ये है कि दे आर वेरी नाइस। और दूसरी एक बात मैं ये कहूंगी कि फिल्म जितनी ग्लैमरस नजर आती है, ये शो बिजनेस, इवन टीवी ड्रामे भी, जितना और स्पेशली फिल्म, इतना मुश्किल काम है टेक्निकली भी और एक्टिंग के हिसाब से भी। इतने रीटेक्स होते हैं, रेहान को तो पता होगा, इतने रीटेक्स होते हैं, इतना ज्यादा मेहनत का काम होता है, इतनी गर्मी में आपको इतनी बड़ी बड़ी लाइट के नीचे काम करना, और बहुत मुश्किल काम होता है। ये ऐसा आसान नहीं होता है जो हर कोई सोचता है कि मैं फिल्म स्टार बन जाऊं, नाखों चने चबा देते हैं। जैसे आप देखेंगे एयर होस्टेस बड़ा अट्रैक्टिव काम लगता है कि एयर होस्टेस होना बड़ा ग्लैमरस है। एयर होस्टेस भी बेचारी, उसको भी नाखों चने चबा देते हैं मुसाफिर जो होते हैं। तो ऐसी फिल्मों का काम है, बड़ी मेहनत का काम है। और एक बड़ा अजीब सी बात है कि हम लोग, इन जनरल में बात कर रही हूँ, शो बिजनेस वालों को इतनी इज्जत की नजर से नहीं देखते। हाँ, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये बहुत ज्यादा इज्जत के मुस्तहक होते हैं, जो मेहनत ये करते हैं, जो खुशियां ये अवाम को देते हैं, जो एंटरटेनमेंट देते हैं, जो तफरी मुहैया करते हैं, रोतों को हंसा देते हैं। तो ये एक बहुत बड़े क्रेडिट की बात है। और रेहान, एक बार फिर मैं आपको, उर्दू घर को, हसनी साहब को, डॉक्टर सलमान को, सबको मुबारकबाद दूंगी कि आज बड़ा अच्छा टॉपिक चुना और बड़ा अच्छा शख्स उस पर बोलने के लिए चुना, जिसने हाथ खड़ा कर दिया, यानी रेहान कैसर। ये सब हसनी साहब का कमाल है कि उन्होंने मुझे पीछे पड़ गए। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलूफर बहन। मैं ख्याल में फिर आपसे भी गुजारिश करेंगे कि इंशाल्लाह अगली किसी नशिस्त में अगर आपके पास वक्त हो जी, तो आप इस मौजूद पे टीवी के हवाले से भी बात कर सकते हैं, उसकी भी बहुत बातें हैं। बिल्कुल बात कर सकते हैं। तो मैं अब डॉक्टर आमिर सुलेमान भाई आपसे गुजारिश करूंगा अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं। डॉक्टर आमिर सुलेमान। नहीं, मैं बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा ख्याल है कि ये बड़ा एक फिल्म हो गया, और ये बड़ा अदब तो नहीं मगर ज़बान की तरवीज में इनका जो रोल है वो शायद अदब वाला से ज़्यादा है, फिल्म, टेलीविज़न और इन चीज़ों का, क्योंकि ये अवाम उन्नास तक पहुँचते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूँगा कि नीलोबा जी जो है वो एक दफ़ा ज़रूर हमारे साथ बात करें। वो तो बड़ा एक कहते हैं रिकॉर्डिंग करने वाला होगा अगर जब वो हमसे। और ये कि हम यश चोपड़ा पे भी कर रहे हैं प्रोग्राम। मेरा ख्याल है उनका बड़ी तरवीज में दखल है उर्दू ज़बान की, तो वो मेरा ख्याल 28 सितंबर का प्रोग्राम है हमारा शायद। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान। जी हाँ अमर, आपने बिल्कुल सही कहा। इंशाल्लाह आज से 2 हफ्ते बाद हमारा यश चोपड़ा पर प्रोग्राम होगा। तो अब मैं आखिर में तलमीज़ बनी मोहतरमा आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप गुजारिश करना चाहती हैं तलमीज़ बनी। अपने आप को अनम्यूट कर लें बात करने से पहले। चलिए फिर लौट कर आएंगे। मैं आपसे रेहान भाई आपसे कई सवाल करने हैं,
लेकिन मैं आपसे चंद ही सवाल कर पाऊंगा। पहला सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान के अंदर आप स्क्रीन की बात करते हैं तो 2 स्क्रीन है, जो बड़ी स्क्रीन और छोटी स्क्रीन, उनमें बहुत डिस्पैरिटी है, जमीन आसमान का फर्क है। जो पीटीवी ने अकम्प्लिश किया, यानी ग्राफ के एक एंड पे है पीटीवी, पाकिस्तान टेलीविजन नजर आता है, और ग्राफ के दूसरे एंड पे आपको पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री नजर आती है क्वालिटी के हिसाब से। हालांकि जो स्किल सेट चाहिए वो वही है, ये तकरीबन मिलता जुलता स्किल सेट है, लेकिन ये डिस्पैरिटी क्यों हुई? जब पाकिस्तान टेलीविजन के अंदर वो प्रोग्राम, वो शख्सियात, वो इंस्टीट्यूशन बनी जो कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री नहीं बन सकी। आपके ख्याल में क्या वजह है इसकी? देखें हफीज साहब, फर्क ये है कि जो चीज एक मिसाल है कि कैमल, जैसे अरबियों के लिए कहते हैं कैमल से कैटरक, डायरेक्ट जब आपको चीज मिल जाती है जिसमें मेहनत नहीं होती, फिर उसमें आप ना कोई मकसद ये कि आपको हादसाती तौर पे मिल जाए या इस तरह मिल जाए, तो उसमें आप मेहनत नहीं करते। अगर आप पीटीवी के शुरू के लोगों को देखें, बल्कि अभी जैसे नीलोफर बाजी से बात हो रही थी कि अब कभी भी जब मौका मिले तो एक प्रोग्राम टीवी और रेडियो पे करें तो ये काफी इनकी मालूमात है, थोड़ा बहुत मैं भी जो भी होगा। तो मैं ज्यादा से पहले बात नहीं, तकरीबन 15-20-25 साल पहले जब मैं ह्यूस्टन में रहता था, तो वहां पे जो कराची के न्यूज रीडर थे जुबैरुद्दीन, और लाहौर से जो न्यूज पढ़ते थे हसन जलील कमेंट्री भी करते थे, और एक सुरैया सलीम होती हैं बीवी, उनके मियाँ एहसन सलीम फिल्म टीवी का फिल्म का पुराना नाम, और एक दो और भी थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। 4-5 लोग एक रेस्टोरेंट में बैठते थे, अक्सर तो बात होती थी। तो ये नीलो बाजी को पता होगा, उस जमाने में खबरें पढ़ने में या अनाउंसमेंट में आप एक गलती कर दें तो जो भी ज़ैर बुखारी या उनके अंदर में जितने भी कंट्रोलर होते थे, इतनी सख्ती होती थी। और इन लोगों ने पैसे मिलते नहीं थे, ये जुनून था उन लोगों का, पैसे होते नहीं थे। मैंने क्योंकि टीवी स्टेशन के सामने में ससुराल था और मैं अक्सर शाम में जाता था, तो ये बड़े बड़े अदाकार जो थे यूसुफ, ये सब बेचारे अपना क्या नाम है अशरफ, ये सब बेचारे रिक्शे टैक्सी का इंतजार करते थे। इनको जुनून था काम करने का, उस जुनून की वजह से टीवी वहां पहुंचा। फिल्मों का भी मैंने आपको बताया कि अगर 1980 से पहले का जो एक दौर था, ठीक है, हर चीज अच्छी नहीं होती, एक इंडस्ट्री उठ रही थी, तो उस जमाने में जितने गाने वाले थे, स्टूडियो में आप जा नहीं सकते थे। नदीम कितने अर्से तक स्टूडियो जाने की कोशिश करता था, अंदर जा नहीं सका। तो जब आप इतनी मेहनत से और एक जुनून से कोई हासिल करेंगे, जब आप शायरी करते हैं तो उसमें जितनी मेहनत करते हैं, उसके बाद जो एक शायरी निकलती है, और मुझ जैसा कुछ बोलेगा तो वो उल्टा सीधा ही बोलेगा, तो उसकी वजह यह है। फिर 80 के बाद ये हुआ कि ब्लैक मनी आ गई, लोग प्रोफेशनल लोग नहीं थे। 80 के बाद आप जितनी फिल्में देखें ना, या तो ब्लैक मनी थी या अय्याशी के चक्कर में लोग आए थे। तो वो 80 से 2000 दौर वो था कि उसको सिर्फ चंद एक फिल्मों को छोड़ के जितनी फिल्में थी वो इसी तरह की बनी, क्योंकि वहां पे मकसद फिल्म बनाने का या आर्ट का नहीं था। वहां सिर्फ मकसद ये था कि एक अय्याशी का अड्डा है, ब्लैक मनी है और इस तरह के हैं, और मुल्क की पॉलिसी इस तरह दोगली बन गई थी, उसकी वजह से वो देखेंगे। वरना आप अगर आज भी आप चाहे इंडियन फिल्म हो या पाकिस्तानी फिल्म हो, 70s 80s के गाने किसको याद नहीं है? आज भी 1966 में बनी थी अकेले ना जाना, वो अरमान जिसका गाना अकेले ना जाना, आज तक सबको याद है। वो मुगल आजम कब बनी थी, प्यार किया तो डरना, वो आपको गाना आज तक, तो उसमें इन्होंने मेहनत की है। ये जो इंडिया के म्यूजिक डायरेक्टर थे, अभी नाम मेरे दिमाग से निकल गया, वो 2 महीने तक तो फिल्मिस्तान स्टूडियो के बाहर बेंच पे सोते रहे। तो जब इस मेहनत करने के बाद इस तरह से आप किसी जगह पहुंचेंगे, फिर आप उसका हक अदा करेंगे। लेकिन अब ये कि अब एक दूसरा दौर आ गया है। अब उस जमाने में पीटीवी था, वहां हर कोई जाने की लगन में रहता था। पीटीवी जब खुला तो 2 ही हीरोइन थी, एक नीलोफर बासी थी, एक गजाला रफीक थी, जिनकी डेथ हो गई। 2 ही हीरोइन होती थी। तो इसी तरह अब जो टीवी आ गया, क्योंकि बहुत सारे टीवी हैं, फिर कंपटीशन हो गया है और उसमें पैसे का भी अमल दखल है, तो अब लगता है कि फिर दोबारा एक क्वालिटी बनना हल्का की शुरू होगी। अदरवाइज ये है कि जी आप शुरू के अगर टीवी देखें, बस मुझे याद है 70s में टीवी में काम करना प्राउड नहीं होता था कि वो जैसे अलग नदीम वगैरह होते थे, वो कहते थे हम इतने बिजी कि हमें टाइम नहीं। आप बाद में नदीम ने भी किया, जिसको मौका मिला टीवी पे आके हर हीरो हीरोइन आए। तो ये फर्क इसलिए है।
अच्छा, एक बात मैं कहना चाहूंगी, जो हसनी साहब ने सवाल किया, जो फर्क के फिल्म और टीवी का, एक बुनियादी बात ये थी हसनी कि जो टीवी था मोस्टली उन्होंने रेडियो से लोग लिए थे, प्रोड्यूसर्स भी जो रेडियो पे थे पहले, बहुत से उसमें से टीवी आ गए क्योंकि ये सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन थी, रेडियो टीवी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के अंडर आते थे दोनों। और जो आर्टिस्ट थे वो भी उनको रेडियो से ट्रेंड आर्टिस्ट मिले। दूसरे, एक जो पाबंदी थी रेडियो में बेसिकली और टीवी में भी, कि जो प्रोड्यूसर होता था उसका ग्रेजुएट होना कम से कम उसको बीए बीएससी होना चाहिए था, मास्टर्स हो तो वह क्या बात है। तो मोस्टली प्रोड्यूसर्स मास्टर्स ही करके आए हुए होते थे, पढ़े लिखे होते थे, फिर उनकी ट्रेनिंग होती थी, ट्रेनिंग एकेडमी इस्लामाबाद में थी, वो बाकायदा ट्रेंड होते थे, फिर बाहर भी उनको भेजा जाता था, जैसे जर्मनी वगैरह जाते थे ये, वहां से ट्रेंड होकर आते थे, जबकि फिल्म में ऐसा नहीं था। दूसरे ये कि सब अच्छी फैमिलीज के आते थे टीवी में, बिल्कुल, मतलब वो आप ये अंदाजा करें कि अब हर कोई कमर्शियल्स के पीछे भागता है, मतलब अमिताभ बच्चन से लेके शाहरुख खान तक सब जो है वो कहते हैं कमर्शियल मिल जाए क्योंकि पेमेंट बहुत होती है। और उस वक्त ये मेयार था कि हम लोग जो टीवी आर्टिस्ट होते थे, ड्रामा आर्टिस्ट, तो हम कमर्शियल नहीं करते थे, हम इसको मॉडलिंग को बड़ा मतलब गलत समझते थे कि नहीं मॉडलिंग अच्छी चीज नहीं है। तो ये मेयार का फर्क था। और फिल्म में जाहिर बात है कि फिल्मों में मोस्टली लोग जो थे वो तालीमी मेयार में, जो डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स होते थे, वही बात जो रेहान ने की, पैसा, जिसके पास पैसा है उसने फिल्म बनाने वो खड़ा हो गया। जरूरी नहीं है कि वो तरबियत याफ्ता हो या वो किसी तालीम गाह से निकला हो, उसके पास कोई डिग्री हो। तो इसलिए माहौल का और सोच का ये बेसिक फर्क था दोनों में, दोनों और फिर फिल्म में ये था कि वो आपको पैसा वापस आना भी है, जो आपने बिजनेस लगाया है, ये तो स्टेट ओन था, तो इसमें तो ये सारे, और जितने आप देखेंगे जो जी आपने जो जिक्र किया कि रेडियो पाकिस्तान में तलत हुसैन हो गए, काजी वाजिद हो गए, महमूद अली हो गए, तारिक अजीज हो गए, ये सब की आवाजें पहले ही एक अपनी जगह पे एक वजन रखती थी, और जब ये टीवी पे आए तो ये और उभर गए। कुरैशपुर थे, उबैदुल्लाह बेग, इफ्तिखार आरिफ, सारे एक से पढ़ा लिखा और एक से बेसिकली। लेकिन ऐसा लग रहा है जो आप लोगों की बातों से कि जैसे कमर्शियल हो जाना एक मनफी बात है, लेकिन अगर देखा जाए तो हॉलीवुड की कामयाबी और इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री कामयाबी जो है उसकी एक कमर्शियल हो जाना उसकी कामयाबी की वजह है, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट है हॉलीवुड की भी और बॉलीवुड की भी कि उनका पैसा रिकवर हो जा सकता है और वो तजुर्बात कर सकते हैं, वो नई चीज़ों पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के अंदर भी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एक क्लियर नहीं हो रहा कि कमर्शियलिज्म जो है इसको कैसे खराब कर देगा। नीलोपाजी जवाब दे, वरना मैं देता हूँ इसका हमें जवाब। देखिए, मेरे हिसाब से तो कमर्शियलिज्म इटसेल्फ तो कोई बुरी चीज नहीं है, जाहिर है सारी दुनिया कमर्शियलिज्म पे चल रही है, लेकिन जहाँ कमर्शियलिज्म हावी हो जाता है वहाँ का लालच हावी हो जाती है। मतलब आप हर चीज को आपका मेयार रुपया हो जाता है, मनी हो जाती है। और ये जो हम बात कर रहे थे कि बुनियादी तौर पे रेडियो टीवी में जो लोग काम करते थे उन्हें इश्क होता था अपने काम से, उनको पैसों से मतलब नहीं होता था, लेकिन फिर जो था वो मनी फैक्टर आ गया। और जाहिर बात है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक फैक्टर है, इसमें बुराई कोई नहीं है, हाँ मेयार में फर्क आ जाता है, काम के मेयार में। आपने जो मिसाल दी हॉलीवुड और बॉम्बे की, इंडिया की, एक्चुअली उनके जो फिल्में हैं इतनी जगहों पे जाती है, वो किसी भी हाल में इतनी जगहों पे लगती है कि उनके पैसे कवर हो जाते हैं। दूसरा मैं आपको बताऊं कि मेरा जो तजुर्बा है कि इंडिया और यहाँ पे अमेरिका में वो लोग बाकायदा प्रोफेशनली आते हैं और बाकायदा उनके पास वो होता है। मैं इतनों को जानता हूँ, जैसा भी जैदी साहब ने किसने कहा था कि वो फिल्में बनती हैं, आदि बनती हैं, अपने एजाज साहब ने पाकिस्तानी सैकड़ों फिल्में जो सिर्फ मेरे जैसे कजन थे उन्होंने फिल्म बनाई, पैसा पूरा था नहीं, कहाँ यार मैं 25,000 है, इससे ले लूंगा उससे ले लूंगा। फिर जो मेरे मामू एक दिन आए तो मुझसे, अच्छा वो मेरे दादियाली रिश्तेदार थे, तो मेरे मामू एक दिन आए अम्मी से कहने लगे भाई उनको मना करो आबिद को कि मुझे एक दो लोग मिले, वो कह रहे हैं भाई ये नया आदमी आया, बड़ा पैसा है, इसको चूना लगाना है। तो वहां पे इस तरह के लोग बैठे हैं और मोस्टली जो काम करते हैं, हमारा एक ट्रेंड है पाकिस्तान में
कि अगर मेरा कोई काम जो एक मुझे $50,000 से शुरू करना है, मेरी जेब में 25 होगा कि वहां से यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। इसीलिए आप देखिए कि जितने पाकिस्तानी शोज आते हैं, शोज को छोड़े, आमिर लियाकत यहाँ आता था जब 2-3 दफा आया, मेरे से है मरासिम थोड़े से, हमेशा पैसे पे झगड़ा होता है हर प्रोग्राम में। मैंने कोई नहीं देखा पाकिस्तान शो मेजोरिटी से हुआ ये जैसे अनवर मकसूद का आता है, वो आते उसी वक्त जब पैसे का सारा हिसाब हो जाए, वरना मोस्टली होता है कि जी 25,000 अब ले लें, फिर जब शो में आ जाएंगे, और शो में आते नहीं। इंडियन आप शो देख लें कि इतनी बड़ी पेमेंट होती है, वो प्रोफेशनली काम भी करते हैं, उनको प्रोफेशनली पैसा मिलता है। वो यहाँ जो एजी करके जो प्रोग्राम लाते हैं उनके सऊद के कासमी के भाई अजहर कासमी, वो कहते हैं इंडियन जब आते हैं तो वो पूरी दूसरे एक दिन रिहर्सल करते हैं, फिर शाम को जल्दी सोते हैं कि नेक्स्ट प्रोग्राम करना है, उसके दोबारा रिहर्सल करते हैं। हमारे आते हैं चलो यार घूमने चलते हैं, फिर अय्याशी कर। हमारे यहाँ क्रिकेट में भी यही है, हमारे यहाँ फनकारों में भी यही है। अरे हम तो हो गए, उनको ये नहीं देखना कि हम एक मुकाम पे पहुंच गए तो उस मुकाम को वहीं पे रखने के लिए मेहनत और करें। वो समझते हैं कि जी हमें तो लोग आएंगे। और जितने भी पाकिस्तानी शोज हैं, मैंने यहाँ पे भी ये देखा है, पाकिस्तान में भी यही होता है। तो चंद एक जो रेपुटेबल को छोड़ के मोस्टली का यही होता है कि पैसे का मसला और पेमेंट का मसला। यहाँ एक बजट उसके साथ में बाकायदा रखा जाता है, प्रोफेशनलिज्म का फर्क। शुक्रिया। तिलमीज बनी साहबा, सॉरी जी मैं माजरत चाहती हूँ, अस्सलाम वालेकुम, मैं माजरत चाहती हूँ आप लोग, आपको मैं शुरू से नहीं सुन सकी रेहान साहब। बहुत सारी बातें मेरे जहन में थी। एक तो बात यह है कि जैसे आपने फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात की, मेरा ख्याल है कि यकीनन ज़ियाउल हक हो सकता है उसकी एक वजह हो, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में इससे पहले बहुत लोग ऐसे थे जो कि चरबा मौज़ूआत पे फिल्में बनाते थे, और उस वक्त के जो नाज़रीन थे, चूंकि वो उनकी रसाई नहीं थी इंडियन फिल्मों तक, तो उन्हें ज़ाहिर वो फिल्में चल जाती थी पाकिस्तान में। मसलन जैसे अभी आपने खानदान का किसी ने जिक्र किया, वो हिंदुस्तान की फिल्म दो रास्ते का चरवा है। इसी तरह दर्शन का जिक्र किया, वो जब फूल खिलेगा चरबा है। या चाहत का किसी ने जिक्र किया, वो गीत का चरबा है। तो जब जो लोग आते थे फिल्म इंडस्ट्री में, माजरत के साथ, उनमें कोई बहुत ज्यादा, खासतौर पे जो लोग एक्टिंग के जरिए आए, मुस्तस्नियात को छोड़ के कह रही हूँ, एक मिनट ठहरिएगा जरा, मेरी पानी पीना है। मुस्तस्नियात को छोड़ के कह रही हूँ मैं कि उनमें से किसी को ना आर्ट का पता था, ना अदब का पता था, ना फन का पता था, ना उस वक्त बॉलीवुड, सॉरी हॉलीवुड, जिस जर्मन रियलिज्म के तहत चल रहा था और फिल्म नोवार में जो कुछ हुआ था, उनमें से किसी को उसके अलिफ-बे का नहीं पता था, और लोग फिल्म बनाने खड़े हो जाते थे। तो जाहिर है कि ऐसी फिल्म इंडस्ट्री को खत्म होना ही था। उसमें टैलेंटेड आदमी कितने थे? 5%, बाकी सब 2 नंबर। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये वो जिम्मेदार थे उसके ज़वाल के, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं थे। वो एक वजह थे, लेकिन सबसे बड़ी वजह नहीं थे उसके ज़वाल की। दूसरी बात, जैसे मोहम्मद अली का आपने जिक्र किया, इन लोगों की बेशक बहरहाल तरबियत हुई थी कुछ लोगों के साथ बैठ के। मोहम्मद अली ज़ैड बुखारी का बहुत जिक्र करते थे। इसी तरह जैसे अभी नीलोफर अब्बासी ने कहा कि बाद में नीलोफर अब्बासी का जो डायलॉग था, जो कि जिसपे एक पूरी फिल्म बन गई, उसको डेवलप करके इंडिया में उसका चरवा बनाया गया ज्योति के नाम से, जिसमें मालिनी है। सॉरी। तो ये मैं ये कह रही हूँ कि ये चरबे की जो रिवायत है वो दोनों मुल्कों में बरकरार है। और एक फिल्म अभी बनी थी, शायद आप लोगों ने देखी हो, उस फिल्म का नाम है चल मेरे भाई, और वो हिंदुस्तान की फिल्म है। और वो फिल्म अगर आप देख लें तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे अनकही का पूरा चरबा किसी ने तैयार कर दिया है। तो ये जब सूरत हाल होगी तो आप बताएं, जो पढ़ा लिखा नाजिर है वो कहाँ से ऐसी फिल्मों को पसंद करेगा? ओरिजिनलिटी लाना तो इतना मुश्किल है। ये बात नदीम ने एक इंटरव्यू में कही थी कि हमारे डायरेक्टर्स किसी मौजू पे इतनी फिल्में बनाते हैं कि लोगों को उस मौजू से उल्टी आने लगती है। मतलब एक फिल्म अगर किसी मौजू पे कामयाब हो गई तो बस उसी पे ही फिल्में बनती चली जाएंगी। तो ये बहरहाल मैंने ये ज़वाल के मिन जुमला असबाब में से एक ये भी है कि उस इंडस्ट्री में अक्सरियत ऐसे लोगों की थी जिनमें कोई खास सलाहियत नहीं थी। मतलब फजल अहमद करीम फजली साहब की बात करती हूँ, मसूद परवेज साहब हैं, खलील कैसर साहब हैं, ये लोग बहुत रज़ामीर थे, ये लोग वाकई बहुत टैलेंटेड थे। लेकिन ये कि इनकी तादाद कितनी है? बाकी तो वही लोग हैं जिनके पास पैसा है और फिल्म बनाने खड़े हो गए, जिन्हें ना किसी चीज का पता नहीं था। सारे हम हिंदुस्तान की फिल्मों से मुकाबला करते हैं, वहां के आप डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स को देखें कि उनको सब कुछ आता है, उन्हें शायरी भी आती है,
उन्हें म्यूजिक का भी पता है, उन्हें डांस का भी पता है, उन्हें फोटोग्राफी का भी पता है। अभी जैसे हिंदुस्तान में जा रहा है इस वक्त जो टॉप मोस्ट है संजीव लीला भंसाली, उसको इन तमाम चीजों पे वो अबूर रखता है और इसीलिए उसकी फिल्में बहुत कामयाब है, क्योंकि उसे पता है, क्योंकि ऐसे आदमी को बेवकूफ बनाना बहुत मुश्किल होता है ऐसे प्रोड्यूसर या डायरेक्टर को। तो ये बहरहाल ये मेरे इस मामले में मेरे समझ लीजिए मारूजात या गुजारिशात हैं, और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री अपने जवाल की खुद जिम्मेदार है। इसमें ज़ियाउल हक से ज्यादा उनके अपने 2 नंबर के लोगों का हाथ है। देखें, जो इन्होंने फरमाया है कुछ हद तक इनकी बात हद तक सही है, लेकिन बात फिर वही आएगी, 2-3 चीजें हैं। जब देखिए पाकिस्तान जिन हालात से गुजर के हल्के हल्के ऊपर जा रहा था, हर चीज हल्के हल्के बेहतर हो रही थी, तो उसके बाद इंडिया तो एक बना बनाए उनको हर चीज मिल गई। हाँ, तो पहली चीज तो ये हुई कि हर चीज में हमें फाइनेंस का मसला। अच्छा, फिल्मों में एक मसला ये भी हुआ कि फिल्मों में हमारे यहाँ मजहब का भी थोड़ा रहता है कि मसला ये कि औरतें नहीं आ सकती, आदमी फिर चले जाते हैं, तो औरतें वो उन इलाकों से आए जिनका जो माहौल था। तीसरी चीज ये है कि उसको कोई सरपरस्ती नहीं थी। इंडिया में पूना इंस्टीट्यूट है, दूसरे इंस्टीट्यूट है, कलकत्ता की इंडस्ट्री बड़ी है, वो उनके मजहब की तरह है, उनको उसी तरह है जैसा एक प्रोफेशनलिज्म होता है, वहां बाकायदा ट्रेनिंग लेके आप हॉस्पिटल जाते हैं। हमारे यहाँ भुट्टो ने नेट ब्रेक बनाई, उससे पहले अयूब ने कुछ कोशिश की, उसके बाद ज़ियाउल हक ने कहा कि मैं ये करूंगा, लेकिन इवन नवाज शरीफ ने भी मोहम्मद अली को एडवाइजर लगा के करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ वो ना सीरियसनेस है, वो एक कारोबार के तौर पर। और बेशक फिर बात यही होगी कि आपको अपना घर भी चलाना, आपको कमाना भी है। नदीम ने जो बात कही बिल्कुल सही कही, लेकिन नदीम ने फिर उन्हीं फिल्मों में कहा, एक फिल्म थी नादान, वो उसको देख लें और इंडियन नदीम और निशो की वो फिल्म देख लें और गोपी देख लें, बिल्कुल वही फिल्म है। हाँ बिल्कुल हू बहू, उसने आवाज तक वही बना है। बल्कि देखा जाए दिलीप कुमार हो गया, अरे नदीम हो गया, एक पहले अदाकार होते थे हनीफ, ये सब दिलीप कुमार के चरबा बन के आए थे। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान की जो फिल्म है इंसाफ और कानून, इंसान और आदमी, ये भी मोहम्मद अली की बहुत कामयाब फिल्म थी, ये भी इंडिया की चरबा थी। अंजुमन वही बात की, वो भी थी। होता ये था कि उस जमाने में प्रोड्यूसर जो है वो राइटर या डायरेक्टर लोग जाके काबुल में फिल्में देखते थे, उसकी कॉपी लेके आते थे और वैसी कॉपी बनाते थे वो। अच्छा लेकिन पहले आप देखें जब रजिया भट्ट के नावलों पे फिल्में बनी हैं, सहेली बनी है, दूसरा और फिल्में बनी, तो वो एक अच्छी फिल्में थी। लेकिन बाद में फिर ये हुआ कि खुदरो पौधे की तरह एक सनत बढ़ रही थी, तो उस सनत को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। फिर जिसका जहां वो लगा हाथ लगा वहीं उसने वार किया, और उसको अपने आप को एस्टेब्लिश भी करना था, उसको कमाना भी था। तो अब उसका यही तरीका था कि भाई बेस्ट यही है कि इसमें मेहनत भी कम है, वहां से जाओ फिल्म देखो काबुल में, शाम वापस आओ उस पर। तो इस वजह से भी एक ये भी रीजन है। तो ये 4-5 चीज है। लेकिन बाद में जब ज़ियाउल हक के जमाने में आप देखिए ना, वो भी चीज टोटली जो थोड़ी बहुत ऊपर आ रही थी वो भी टोटली बैठ गई, क्योंकि ज़ियाउल हक साहब जो थे वो उनमें यही था कि उनको हर चीज को इस्लामाइजेशन करना था। उन्होंने तो सो एंड सो आपने देखा था टीवी पे कितनी सख्ती कर दी थी, तो फिल्म में दूर की बात। और उस सख्ती का नतीजा हुआ कि लाहौर में बेहुदा टाइप के वो ये ड्रामे बनने लगे, स्टेज शो होने लगे, और फिर यहाँ पे जो कल्चर बना वो आपके सामने ही है। जी बिल्कुल, जो भी था 80 तक वो थोड़ा बहुत ज्यादा था, लेकिन उसको सरपरस्ती कोई नहीं थी। बिल्कुल सही इंडिया और हाँ, तो ये रीजन मैं समझता हूँ। बिल्कुल सही बात है। और जैसे आपने गोपी का जिक्र किया, हिंदुस्तान में भी चरबे की रिवायत बड़ी मुस्तहकम है। वो लोग हॉलीवुड से चरबा करते हैं। हाँ, और हम इंडियन फिल्मों से, पाकिस्तान में एक फिल्म बनी थी परछाइयां, वो मेरा साया का चरबा थी। हाँ बिल्कुल। और जैसे आपने गोपी का जिक्र किया, तो या बॉलीवुड में एक फिल्म बनी थी एतबार, वो डायल एम फॉर मर्डर का चरबा थी, अल्फ्रेड हिचकॉक की बहुत मशहूर फिल्म है वो। तो असल में बात ये है कि बस चरबा की जरा क्वालिटी बेहतर होती है, हमारे यहाँ चरबे की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती क्योंकि हमारे पास इतने वसाइल नहीं। जी हाँ बिल्कुल। तो वो नकल के लिए अकल का इस्तेमाल करते हैं, हम नहीं करते। लेकिन ये कि बहरहाल ये मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये दूसरा मेरा सवाल ये था कि पाकिस्तान में बड़े अफसोस की बात है कि पैरेलल सिनेमा को बहुत मकबूलियत हासिल नहीं हुई। और मुझे इस वक्त खुशबू शुजात साहबा का पहला इंटरव्यू मोहम्मद अली से, जो पहले फरोजा में आई थी, पहला बिल्कुल प्रोग्राम था वो ज़यामुद्दीन शो में, और उन्होंने उस वक्त मोहम्मद अली के बहुत लत्ते लिए थे कि आप लोग कितनी गैर हकीकी फिल्में बनाते, कि एक अस्पताल का सीन है और वहाँ सारी नर्सें गाने गा रही हैं। तो उन्होंने मोहम्मद अली उस वक्त बहुत जिच हुए थे। और मेरा मतलब ये था कि पाकिस्तान में, यानी संजीदा तबके की बात कर रही हूँ मैं, संजीदा तबके ने या पढ़े लिखे तबके ने
हिंदुस्तान की आर्ट फिल्मों को तरजीह दी या पाकिस्तान के ड्रामों को तरजीह दी, लेकिन पाकिस्तानी फिल्में उनके हिसाब से 12 मसाले की चाट तो हो सकती थी, लेकिन आर्ट या किसी चीज का जैसे कहते हैं कि तरसील का जरिया नहीं थी। होंगी, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल, जैसे शबाब किरानी वाकई बहुत अच्छे कहानीकार भी थे, शायर भी बहुत अच्छे थे वो। तो ये मतलब ये सारे हकायक हैं। और ये कि हिंदुस्तान में अब जो फिल्में बन रही हैं वो वैसी ही हैं जैसे किसी जमाने में आर्ट फिल्में बना करती थी। तो ये मतलब ये कि संजीदा जो देखने वाले थे फिल्में, उन्होंने फिल्मों की तरफ तवज्जो नहीं दी। एक फैज की यानी 2-4 फिल्में हैं पाकिस्तान में जो संजीदा मौज़ूआत पे बन गई हैं। एक जागो हुआ सवेरा है, नीला पर्वत है, 2-4 बहुत ही जिसे कहते हैं गिनती की फिल्में। तो ये मेरा दूसरा सवाल ये था कि पाकिस्तान में पैरेलल सिनेमा जिसको ये लोग कहते थे शुरू में, मुतवाज़ी सिनेमा, उसको उसके फरोग की कोई सूरत पाकिस्तान में नजर नहीं है। उसको वो मकबूलियत हासिल नहीं हुई जो कि हिंदुस्तान में हुई। देखिए, आपने ऐसा जो क्यों? कुछ वक्त का जो इंटरव्यू का कहा मोहम्मद अली से, जो ज़िया मुइनुद्दीन शो में आया था, जी जी, उस वक्त मोहम्मद अली अपने टॉप पे थे। बात ये है कि वो जो जिस फिल्म का वो दे रही थी रेफरेंस, एक थी फिल्म भैया जो ईस्ट पाकिस्तान में बनी थी, वही मुराद थे उसमें जी। और दूसरी थी इंसानियत, वही ज़ेबा उसकी। बात ये कि देखिए, हम बहुत सी चीजें देखनी पड़ती हैं। अगर आपने यकीन करें आज आप बना लेना तो कोई वो फिल्म चलेगी नहीं, आप अपनी जेब से पैसे नहीं देंगी। हमारे जो मेजोरिटी है वो गांव में रहती है, वो जाती है 3 घंटे एयर कंडीशन में बैठ के हसीन नजारे देखने, मरी देखने, और एक ये रीजन है। आप मुझे ये बताइए, उसने कवि ने और तारिक अजीज ने 2-3 फिल्में बनाई थी, अभी दिमाग से मेरा नाम निकल गया। वो पाकिस्तान में होता ना, अपना एक हुब्बे वतनी पे बनाई या एक माशरे पे बनाई, वो फिल्में फेल हुई। कवि जो है उसकी पेमेंट तकरीबन 22 या 26 साल उन लोगों को पेमेंट करते रहे उसकी। आप जिस फिल्मों की बात कर रहे हैं तो इंटरटेनमेंट है। अब देखिए, वही कमर्शियलिज्म जिस इंडिया की आप बात कर रही हैं, वो इंडिया में आज इतना हो गया कि वो उन्होंने उनकी जो बेहूदगी, मतलब उनकी जिस किस्म की जगह पहुंच गई इंडियन फिल्में जो पहले होती थी, जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। आप वो देखें, मुगल आजम देखें, आज के मैं तो बिल्कुल फिल्म नहीं देखता हूँ, मेरी बेगम देखती है, लेकिन उनमें उनके कपड़े देखें, उनकी हरकतें, तो कमर्शियलिज्म है। लेकिन फिल्मों में आप नसीहत एक हद तक कर सकते हैं, बिल्कुल, ये तो हर है। हाँ, और ये जो फिल्में लोग जाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए कि जी उसमें डॉक्टर भी है, थोड़ा गाना भी दिखा दिया, एक चार्ट बना दी, वही चार्ट हम पसंद करेंगे। आप ये बताइए कि पाकिस्तान में जो चंद फिल्में बनी बगैर गानों के, वो चली नहीं। हाँ, हम बिल्कुल खुद सही जब जाते हैं तो हम बिल्कुल। ये देख के जाते हैं कि आखिर में हीरो हीरोइन क्या कहते हैं मिलेगा। हीरो जो होगा वो क्या कहते हैं कराची में होगा, हीरोइन मरी में होगी, और वो इतनी देर में पहुंच भी जाएगा गाड़ी से, और जाके आखिर में मिल जाएंगे। तो वो हमें चाहिए वो 12 मसाले की चाट, और उनको भी कमाना है। अगर वो इस तरह की नहीं बनाएंगे तो वो रोड पे आ जाएंगे, फिर हम नहीं जाएंगे भाई ये पैसे दे दो, तुमने बड़ी नेक है। और फिर वो आपके ख्याल में इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के ऑडियंस इतने मैच्योर नहीं है और इंडिया के ज्यादा हैं? आप ये कहना, मतलब आपके नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। इंडिया में भी जो लोग जाते हैं फिल्में देखते हैं, उनको ये है कि उनको खूबसूरत शक्ल, आप इंडिया की जो फिल्मों की औरतें देखें और इंडिया की आम औरत को देखें, वहां जाते हैं, वहां बिजली होती नहीं, 3 घंटे आराम से एसी में बैठते हैं वो, और जाके वो अच्छी उनको लड़कियों को देखना होता है जो आधी बरहना होती हैं, अच्छे सीन देखना होता है, गाने म्यूजिक सुनना होता है, वहां अक्सर बहुत से लोग से सोने के लिए भी जाते हैं। तो ये है, कोई मैं नहीं समझता कोई ऐसा फर्क है। हाँ, ये है कि हमारे थोड़ा सा मजहब की बात है तो हम किसी एक जगह जाके, जी मैं समझती हूँ इस बात, बिल्कुल। तो ये रीजन है। अब वो बात है, वो कुछ वक्त आलियां जो है उस जमाने में डिबेटर थी, वो यूनिवर्सिटी से नई निकली थी, उन्होंने मोहम्मद अली से एक ताबड़तोड़ वो कर दिए, मोहम्मद अली भी जरा चुप हो गए और समझ के, तो उसी में वो देखिए ना, वही उसी वजह से तो वो चढ़ गई कुछ वक्त आलिया, बाद में MLA MP भी बन गई। जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये है कि उसको मतलब मैं तो ये कहूंगा कि कहना वो होता है, लेकिन जो कुछ चीजें हकीकत ऐसी होती है, क्रिटिसाइज करना होता है, कुछ चीजें दुनिया की हकीकत अलग होती है। जैसे एक घर में अगर मेरी माँ घर पे आती कहती है तुमने अपनी बीवी को ये किया, भाई बीवी के साथ मैं रहता हूँ, मुझे मालूम है ना कैसे रहना है। तो वही चीज होता है जो जिसको बरतना होता है उसी को पता होता है क्या क्या करना। टाइम चेक 1:45 हो गए। अच्छा, बिल्कुल, हम लोग काफी लंबी हो गई महफिल, हम लोग 1:30 बजे खत्म कर देते हैं। जी। अगर रेहान भाई अगर आप चाहते हैं थोड़ा जारी रख सकते हैं, नहीं तो मेरा ख्याल में तो काफी देर हो गई। नहीं, मेरे ख्याल में काफी हो गया। कोई सवाल है तो मैं बस अपने तौर पे मेरे ख्याल में कुछ और सवाल थे, मेरे ख्याल में शैला भाभी को भी थे, तला साहिबा को भी थे, कुछ मेरे पास भी सवाल थे,
लेकिन वो आइंदा किसी नशीस पर उठा रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल हमें इजाज भाई को भी कुछ बात कहनी थी लेकिन वक्त की तंगी है।